सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं सुचित शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेहतरीन, शानदार, काफी अच्छा कंटेंट आप सभी लोगों के बीच में मैं लेके आया हूं। आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज की क्लास में हम सब लोग मौद्रिक नीति, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। आज हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्या इसके टूल्स होते हैं, आरबीआई कैसे इस मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए मार्केट में जो इन्फ्लेशन होता है, जिसको हम लोग मुद्रास्फीति बोलते हैं, बोलचाल वाली भाषा में आपने सुना होगा महंगाई, है ना। तो जो कैसे महंगाई या कैसे जो डिफ्लेशन है, मंदी को कैसे मतलब कंट्रोल करती है, कैसे उस पर नियंत्रण पाती है, आ जाइए हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीजों को हम लोग बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मॉनेटरी पॉलिसी की जो कहानी है कुछ इस तरीके से आप समझिएगा। थोड़ा सा मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी समझाता हूं। देखिए, कहानी यह है, जब आरबीआई स्टैब्लिश हुआ, आरबीआई आप सभी को पता है 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश हुआ था एज पर द आरबीआई एक्ट 1934। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आरबीआई की जब स्थापना हुई तो एक बात यह देखी गई क्या कि एक आरबीआई को जिम्मेदारी सौंपी गई क्या कि आप ये चेक कीजिए कि देश में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों के पास कितनी मुद्रा उपलब्ध है। कितनी मुद्रा उपलब्ध है, इसका मतलब यह है कि एक बार आप ये चेक कीजिए कि पैसे की आपूर्ति कितनी है, मनी सप्लाई कितनी है। अच्छा, पहले छोटा सा मैं टर्म आपको समझाता हूं, मनी सप्लाई। इसके बाद थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी को फिर हम डिटेल में समझ पाएंगे। देखिए, मनी सप्लाई का मतलब ये होता है, इसको हालांकि हम लोग पैसों की आपूर्ति बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? पैसों की आपूर्ति। अच्छा, सबसे पहले इसको समझते हैं, इसके बाद हमें थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अभी 3:57 हो रहा है। मैंने कहा 3:57 12 सेकंड के पे आप सभी लोगों के पास कितना पैसा उपलब्ध है। पहले कितना था उससे मतलब नहीं है, आगे कितना होगा मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर 3:57 12 सेकंड पे कितना पैसा आपके पास उपलब्ध है, तो एक निश्चित समय पे कितना वॉल्यूम ऑफ मनी जनरल पब्लिक यानी जनता के पास कितना उपलब्ध है, उसी को मनी सप्लाई यानी कि पैसों की आपूर्ति बोला करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कि इसको चेक करना कि मनी सप्लाई कितना उपलब्ध है, कहीं ज्यादा तो नहीं है, कहीं कम तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर देश की अर्थव्यवस्था में अगर यही मनी सप्लाई अगर बहुत ज्यादा होगी तो एक देश के लिए समस्या है। वो कौन सी समस्या है? कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति की समस्या बनेगी। कैसे बनेगी हम अभी चर्चा करेंगे। इस तरीके से अगर देश में जो रहने वाले जो लोग हैं उनके पास अगर पैसों की कमी है, मनी सप्लाई कहीं ना कहीं अगर कम है, तो कहीं ना कहीं वो एक मंदी यानी डिफ्लेशन की स्थिति बनेगी। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बड़े प्यार से समझना है बेसिकली इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अभी यहां पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई चेक करती है कि कितना मनी सप्लाई उपलब्ध है। समझिएगा ध्यान से। अगर मान के चलिए आज कोई एक व्यक्ति है, मान लेते हैं राम के पास अगर मान के चलिए खूब सारी इनकम है, बहुत सारा पैसा है। जब भी हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है, हम लोग क्या करते हैं बताइए? जैसे ही हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है, हमारी कहीं ना कहीं एक्सेस डिमांड, मतलब एक प्रकार से हमारे पास मांग हमारी बढ़ जाती है। आप सभी को पता होना चाहिए, हमारी मांग बढ़ती है। अच्छा, मांग के बढ़ने से क्या होता है मुझे बताओ? किसी भी वस्तु की अगर मांग बढ़ती है दोस्तों, तो मांग के बढ़ने से क्या होता है? थोड़ा सा सोचिए। मांग के बढ़ने से उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। आप याद करिए, दीपावली जब आती है, दीपावली में मिठाइयों की कीमत बढ़ जाती है, कपड़ों की कीमत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय हर कोई कपड़ा खरीदना चाहता है, हर कोई मिठाई खरीदना चाहता है। तो ये बात आपको समझने वाली बात है कि जब भी किसी भी वस्तु, ये अर्थशास्त्र का नियम भी है, जब भी किसी वस्तु की अगर मांग बढ़ती है, मांग बढ़ने से, उसके डिमांड बढ़ने से उस कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है, उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, उस वस्तु की जो सामान्य कीमत होगी, सामान्य कीमत को हम लोग बोलेंगे क्या? जनरल प्राइस। वो मेरे प्यारे दोस्तों वो राइज करेगा। अच्छा, अगर जनरल प्राइस अगर वो राइज करेगा, तो अभी हमने पढ़ा हुआ है कि सर अगर लगातार किसी भी जरूरतमंद वस्तुओं में अगर वृद्धि आती है, लगातार किसी भी जरूरतमंद वस्तुओं की कीमत में वृद्धि आती है, तो दोस्तों उसको हम लोग मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन बोलते हैं। और इसी से क्या आ जाएगा मुझे बताओ? आपने कहा सर इन्फ्लेशन यानी सर मुद्रास्फीति आ जाएगा। आपको ध्यान से समझना है, सर ये इन्फ्लेशन आया कैसे? एक छोटी सी बात, ये इन्फ्लेशन सर आया कैसे? सर इन्फ्लेशन आया इससे कि सर ये जो राम जी है ना, राम जी की इनकम बढ़ गई थी। सर राम जी की जो आय है, आय में वृद्धि हुई। तो सर आज राम जी की इनकम में वृद्धि हुई, इनकम इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से सर उन्होंने डिमांड दिखाया। इसके बाद जनरल प्राइस, जो कमोडिटी की जो एक सामान्य जो कीमत होती है, उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को मिली और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन देखने को मिला हमें।
आपको मेरी बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अब एक उर्जित पटेल की कमेटी है, उर्जित पटेल कमेटी ने बोला हुआ है कि भैया देश में मुद्रास्फीति का एक टारगेट है कि आप उस टारगेट को हमें मैच करना ही करना पड़ेगा, उस टारगेट को मैच करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक उर्जित पटेल कमेटी के अनुसार हमें एक इन्फ्लेशन का टारगेट है। आपको जब मैं इन्फ्लेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा उस समय कि 4+- हमें मैच करना पड़ेगा। 4+- मतलब 2 से 6% के बीच में ही इन्फ्लेशन होना चाहिए। मगर यहां पे जब राम जी की इनकम बहुत अधिक बढ़ेगी, लगातार बढ़ती जाएगी, तो कीमत यहां पे लगातार बढ़ता जाएगा। हालांकि राम जी जैसे लोग जितने भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में हैं, उनकी लगातार उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड के बढ़ने से दोस्तों कहीं ना कहीं कीमत बढ़ेगी, और कीमत के बढ़ने से मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा। इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा उसका ऑपोजिट करूं, डिफ्लेशन यानी मंदी। मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं डिफ्लेशन की बात करूं, बड़े प्यार से समझना तब आपको चीजें समझ में आएंगी। अभी क्या होगा, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, बिल्कुल लोगों के पास पैसा नहीं। जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो हमसे कोई कहता चलो मार्केट, चलो बाजार, तो हम लोग बोलते हैं नहीं यार पैसा नहीं है। मतलब जब भी हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम अपनी डिमांड नहीं दिखाते, हमारी कोई भी मार्केट में डिमांड नहीं होता। और जब किसी भी वस्तु की डिमांड नहीं होती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है, यह ध्यान रखिएगा। जब भी किसी वस्तु की डिमांड अगर नहीं होती, कोई उसको नहीं खरीद रहा, तो उसकी ऑटोमेटिकली कीमत कम हो जाती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज जो उद्योग है, जो इंडस्ट्री आज जो इतना तेजी से विकास कर रही है, उसके पीछे एक कारण है क्या, जो हमारे यहां हमारे देश में रहने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। आज लोगों ने जैकेट की डिमांड की, शर्ट की डिमांड की, टी शर्ट की डिमांड की, चेयर टेबल फैन फर्नीचर की डिमांड की, नए नए उद्योग स्थापना होते गए, नए नए उद्योग खुलते गए। आज सबकी डिमांड अगर बंद हो जाएगी, उद्योग भी बंद हो जाएंगे। नहीं नहीं, जो जितने भी जो इंडस्ट्री हैं, जो उद्योग हैं, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। दोस्तों बड़े प्यार से समझना है, मैंने क्या बोला कि अगर हमारी डिमांड नहीं होगी, मतलब हमारे पास अगर पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, तो मान के चलो इससे क्या होगा कि हमारा जो डिमांड है वो भी नहीं होगा। अच्छा, अगर डिमांड नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कीमत में तो कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगा, बट जो वो उद्योग, जो इंडस्ट्री है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। दोस्तों अगर वो इंडस्ट्री अगर बंद हो जाएगी तो उस इंडस्ट्री के बंद होने से क्या देश में, देश की अर्थव्यवस्था में क्या देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री में जो काम करने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत भारी मात्रा में बेरोजगारी देखने को मिलेगी। समझ में आ रही बात? अच्छा, बेरोजगारी तो देखने को मिलेगी मिलेगी, साथ के साथ और क्या होगा दोस्तों, बेरोजगारी तो देखने को मिलेगी मिलेगी, साथ के साथ जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो बेरोजगारी से लोग कहीं ना कहीं गरीबी में प्रवेश कर जाते हैं। तो बेरोजगारी साथ के साथ गरीबी दोनों देखने को मिलेगा, और इससे कहीं ना कहीं जब लोग गरीबी में जब आ जाएंगे तो उनका जो जीवन जीने का जो स्तर है वो भी कहीं ना कहीं लो हो जाएगा। और साथ के साथ अगर मैं बात करूं उनकी जो प्रति व्यक्ति आय, तो वो तो धीरे धीरे कम हो ही गई। मतलब एक प्रकार से कुछ एक ऐसे हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, वो हमारे पास खराब हो जाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर इन्हीं को बोलते हैं, गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, है ना, जीवन जीने का स्तर हो गया, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो ये जो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, है ना, ये एक हमारे पास क्या है, ये एक ऐसे एलिमेंट कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर कहलाते हैं। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर अच्छे से रहें या इनमें हमेशा वृद्धि देखने को, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट से जो है लोग एम्प्लॉयमेंट में, मतलब बेरोजगारी से लोग रोजगार प्राप्त करें, गरीबी से लोग बाहर निकले, लोग शिक्षित हों, लोगों के पास प्रति व्यक्ति आय में उनकी वृद्धि हो, कहीं ना कहीं जो देश में रहने वाले जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो अपनी मांग दिखा सकें, है ना, उनकी मांग बढ़े। तो ये कहीं ना कहीं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर है दोस्तों, इनको ठीक करने की जिम्मेदारी आरबीआई को दी गई। बहुत ध्यान समझना, इन सबको ठीक करने की जो जिम्मेदारी, आज देखिए इन्फ्लेशन से समस्या है, इसी तरीके से डिफ्लेशन यानी मंदी से भी देश की अर्थव्यवस्था को समस्या है। तो इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इस तरीके से गरीबी हो गई, इन सब के जो कारण, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से होने वाले ऐसे बहुत सारे जो कारण हैं, इन सभी कारणों को ठीक करने की जो जिम्मेदारी है वो आरबीआई को दिया गया कि भैया आप लीजिए इसको और कहीं ना कहीं आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि ये सारी चीजें ठीक हो सके। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अभी आरबीआई के पास भाई बहुत सारा बर्डन था दोस्तों, क्योंकि उसको नोट भी प्रिंट करना है मार्केट में, मतलब मार्केट में नोट इशू भी करना है, इस तरीके से मतलब गवर्नमेंट का भी बैंक है वो, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व करना, इस तरीके से बैंकों को रेगुलेट करना है, मॉनिटर करना, सुपरविजन करना, बहुत सारे बैंकों के आरबीआई के पास काम था। आरबीआई ने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। हालांकि ये आज का टॉपिक नहीं है, हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देते हैं, ठीक है। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम होगा कि अब वो कुछ ऐसा कुछ करेगी जिससे कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ये जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगी। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसे बहुत सारे तमाम प्रकार के आयाम को अपनाएगी, और वो क्या क्या है, कैसे आरबीआई अपने
टूल्स के जरिए बेसिकली इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। आज की क्लास में ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। रेडी हैं दोस्तों? चलिए, तो अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी का मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बता दिया। देखिए, गवर्नमेंट की हमारे पास दो पॉलिसी होती हैं दोस्तों। गवर्नमेंट की हमारे पास दो पॉलिसी हैं, एक है मॉनेटरी पॉलिसी, एक है फिस्कल पॉलिसी। अभी हमारे पास इकोनॉमी में दो बहुत बड़ी बड़ी समस्या है, महंगाई है तो समस्या है, और डिफ्लेशन मंदी है तो समस्या है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों समस्याओं से मतलब इनका जो निवारण है हम लोग दो नीतियों से कर सकते हैं। वो है एक तो फिस्कल पॉलिसी और एक है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी। हालांकि और भी दो तीन बातें हैं, जैसे हमारे पास कुछ अदर मेजर्स भी हैं, उसको अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। समझिए, एक तो फिस्कल पॉलिसी है, एक मॉनेटरी पॉलिसी है। ध्यान देने वाली बात यह है, और ये कई बार सवाल भी पूछा गया है, गवर्नमेंट यानी सरकार अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट यानी सरकार फिस्कल पॉलिसी को अपनाती है, राजकोषीय नीति को अपनाती है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? एक छोटी सी बात यहां पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं क्या करती है बताओ, ये फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति को अपनाती है। बट हमें अभी राजकोषीय नीति नहीं पढ़ना, बस आपको थोड़ी देर बस इतना समझना है कि सरकार राजकोषीय नीति का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं क्या करती है दोस्तों, बताइए? कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी समस्याओं का नियंत्रण करती है। इस तरीके से जो आरबीआई है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम लोग मौद्रिक नीति बोलते हैं, मौद्रिक नीति का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं आरबीआई क्या करती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। अब ये मौद्रिक नीति मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आइए थोड़ा सा हम लोग उसके उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं। क्या क्या उद्देश्य हैं? सबसे पहला जो उद्देश्य आप सभी को दिख रहा होगा दोस्तों, हमारी कंट्री का एक प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ हो सके। मतलब ग्रोथ हो सके, इसका मतलब यह हुआ कि अर्थव्यवस्था की बात अगर मैं बात करूं तो अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं विकास देखने को मिले। अच्छा, यहां पे ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ये जो ग्रोथ का मतलब है, इसका मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है क्या कि प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंक्रीज होना, प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंक्रीज होना। अच्छा, प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंक्रीज का मतलब होता है उत्पादन की क्षमता। ठीक है, जब भी अगर उत्पादन की जब क्षमता बढ़ती है ना, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रोथ बोलते हैं। जैसे अगर हम पहले 1000 शर्ट बना रहे थे, अब हम 1500 शर्ट बना रहे हैं, तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं ग्रोथ शब्द को प्रदर्शित कर रहा है। दोस्तों समझिएगा ध्यान से। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक जो लक्ष्य होता है वो ये होता है कहीं ना कहीं कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को कंसिडर करना। अब इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या? खूब सारा हम लोग उत्पादन करें, खूब सारा उत्पादन करें। इसका मतलब दोस्तों ये है, बड़े ध्यान से समझना, कि जैसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा चाहिए उत्पादन करने के लिए। बहुत सारा पैसा कौन देता है? बैंक देती है। तो हर कोई चाहता है कि लोन उसे कम से कम रेट पे मिले। अगर आज बैंक कहेगी कि मैं फ्री में लोन देना चाहता हूं, फ्री में मतलब क्या, कोई बिना ब्याज के मैं लोन देना चाहता हूं, तो सभी के सभी बैंक से लोन लेना स्टार्ट कर देंगे, सब के सब अपनी नई इंडस्ट्री खोलना स्टार्ट कर देंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं यही आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हर एक इंडस्ट्री को जो लोन कम से कम रेट पे प्रोवाइड कराना बैंकों का काम होता है। तो अब वो किस रेट पे वो लोन देगी वो डिसाइड कौन होगा दोस्तों? वो आरबीआई डिसाइड करेगी। तो कहीं ना कहीं क्या होगा दोस्तों हमारे पास, इससे क्या होगा कि जो इंडस्ट्री हमारे यहां है वो उनको कम से कम ब्याज दर पे उनको लोन प्राप्त होगा, ऋण प्राप्त होगा, और ऋण प्राप्त होने के बाद वो क्या करेंगे? वो अपना इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, खूब सारा उत्पादन करेंगे, और इससे हमारी कंट्री का ग्रोथ होगा दोस्तों। इस तरीके से प्राइस स्टेबिलिटी, आप समझना ध्यान से, आज जब किसी भी वस्तु की कर कमी हो जाती है तो उसका कहीं ना कहीं, आज आपने देखा होगा अचानक जो प्याज टमाटर की कीमत बहुत तेजी से बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस वस्तु की कमी हो जाती है। जब भी किसी वस्तु की एकदम कमी हो, शॉर्टेज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? उस वस्तु की कीमत बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो अगर बैंक, जितने इंडस्ट्री हैं, अगर उनको कम से कम रेट पे अगर लोन देगा, तो इससे क्या होगा? इंडस्ट्री खूब सारा प्रोडक्शन करेगी। जब खूब सारा उत्पादन करेगी तो उत्पादन करने के बाद होगा क्या? वस्तुओं की उपलब्धता हमारे देश में बढ़ेगी, और अगर वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ेगी तो जो चीजें बहुत आसानी से उपलब्ध होती हैं तो उनकी जो कीमत होगी वो बहुत सामान्य होगी, बिल्कुल जो प्राइस होगा, जो कीमत होगा वो स्टेबल रहेगा। समझ में आया कि नहीं है? इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, ये आप सभी को पता है। आज मुझे आज बैंक 10 करोड़ रुपए अगर बैंक ने मुझे लोन दिया, ऑटोमेटिकली मैं एक नया इंडस्ट्री ओपन करूंगा, नया उद्योग ओपन करूंगा। नया उद्योग ओपन करते ही मैं वहां पे अपने 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 व्यापार में मैं कई लोगों को रोजगार दूंगा। तो इससे क्या होगा बताओ? आज बैंक ने मुझे कम से कम ब्याज दर पे लोन दिया, उससे मैंने अपने देश में रहने वाले जो लोगों को मैंने क्या किया? रोजगार दिया, और कहीं ना कहीं मैं खूब सारा उत्पादन भी करके देश के आर्थिक विकास में मदद भी कर पा रहा हूं। स्टेबलाइजिंग द एक्सचेंज रेट, देखिए एक बात समझना ध्यान से, आज मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, लोग करते क्या है?
मेरे पास बहुत पैसा, तो मैं क्या करूंगा, डॉलर खरीद लूंगा, बहुत सारा डॉलर खरीद के अपने पास एज अ रिजर्व रख लूंगा। या सपोज अगर आज $1 की कीमत आज मान लीजिए 70 रुपए है, ठीक, $1 की कीमत समझना ध्यान से, अगर मान के चलो अगर 70 रुपए है, तो मैं अभी पे मैं खूब सारा डॉलर मैं खरीद के अपने पास रख लिया, खूब सारा डॉलर अपने पास रख लिया। जैसे देखा मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज हो गई, कमी हो गई, ठीक है, जैसे देखा मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज हो गई, वैसे मैंने क्या कहा, तो अभी डॉलर की कीमत क्या कितनी हो गई, मान के चलो 90 हो गई, फिर 100 हो गई, ठीक है। जैसे ही मान के चलो डॉलर की कीमत 90 से 100 हो गया, तो वैसे फिर मैंने क्या कर दिया, डॉलर का सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सचेंज रेट यहां पे स्टेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि 70 से 90 हुआ, 90 से 100 हुआ। तो अभी यहां पे एक्सचेंज रेट इसलिए स्टेबल नहीं है क्योंकि सारा का सारा डॉलर या अधिकतम डॉलर मैंने अपने पास एज अ स्टोर करके रख लिया। कोरोना में जैसे ऑक्सीजन लोगों ने अपने घरों में क्या कर रखा था, स्टोर करके रख लिया था। कोरोना में अपने घरों में, अपने होटल्स में, अपने बहुत सारे हॉस्पिटल ने अपने मतलब स्टोर करके रख लिया। ऑक्सीजन की अचानक कमी हो गई, और जैसी कमी हो गई तो लोग 5-5 लाख, 3-3 लाख, 10-10 लाख रुपए ऑक्सीजन का चार्ज कर रहे हैं। 2000 की चीज 10-10 लाख रुपए, 5-5 लाख मांग रहे हैं, क्योंकि उसकी कमी हो गई। और कमी कैसे हो गई दोस्तों, क्योंकि हमने उसको स्टोर करके रख लिया, उसको ब्लैक मार्केटिंग, तो ब्लैक मार्केटिंग भी बोला करते हैं, काला बाजारी बोला करते हैं। तो दोस्तों इस मतलब जो ये एक्सचेंज रेट है ये स्टेबल रहे, तो आरबीआई अभी अभी देखो, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, आरबीआई यहां पे कैसा कुछ काम करेगी जनता के साथ, जिससे कि जो जनता के पास जो पैसा उपलब्ध राशि है वो अपने आप आरबीआई के पास चला जाएगा। आज मेरे पास पैसा था इसलिए मैंने ये वाले काम किए, तो जो मेरे पास पैसा था अचानक वो आरबीआई के पास चला जाएगा। जब वो आरबीआई के पास चला जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो मैं ब्लैक मार्केटिंग और ये जो मैं ये उल्टे सीधे जो मैं काम कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, और जो एक्सचेंज रेट है वो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो स्टेबल होगा। हालांकि एक्सचेंज रेट कैसे स्टेबल होगा, कौन डिटरमाइन करता है, क्या है, ये सारा का सारा मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट एक नामक एक चैप्टर है ना, उसमें हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूं आगे हमारे पास कितने प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। कितने प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसी होती है? मेनली हमारे पास 2 प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसी होती है। एक होता है एक्सपेंशनरी, जिसको हम लोग विस्तारवादी मौद्रिक नीति बोला करते हैं। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शनरी, जिसको हम लोग संकुचनधारी हम लोग क्या बोलते हैं, मौद्रिक नीति बोलते हैं। मतलब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए आपको नाम से ही पता लग रहा है विस्तारवादी, विस्तार मतलब क्या होता है, एक ऐसे सिचुएशन जब हमें विस्तार करना हो। अच्छा, एक अगर छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछूं, एक व्यापार देश में या व्यापार जो उद्योग हैं वो अपने आप को विस्तार कब कर पाएंगे? बताइए, सोचिए कब कर पाएंगे विस्तार? वो व्यापार और वो मतलब बिजनेस या इंडस्ट्री वो एक्सपैंड कब कर पाएंगे, विस्तार कब कर पाएंगे? जब उनको खूब सारा लोन मिलेगा। जैसे उनको खूब सारा लोन मिलेगा वो खूब सारा प्रोडक्शन करेंगे और वो अपने व्यापार का विस्तार कर पाएंगे। इसको इस तरीके से थोड़ा सा समझना है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में होता है क्या है कि जो आरबीआई है, आरबीआई कुछ न कुछ ऐसे कुछ आयाम को करेगा जिससे कि व्यापार मतलब देश की अर्थव्यवस्था में खूब सारा मनी सप्लाई जा सके। देश में खूब सारा मनी सप्लाई मतलब जो मुद्रा की जो उपलब्धता है, मुद्रा की उपलब्धता यानी जो मनी सप्लाई है देश में खूब सारा बढ़ाया जा सके। और वो कैसे बढ़ाएगा हम लोग देखेंगे अभी। तो इसी को हम लोग एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। ठीक, दूसरा हमारे पास कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी चर्चा करेंगे, घबराइएगा नहीं। अभी कहानी आती है सर कि कैसे देश में मुद्रा की उपलब्धता कैसे आरबीआई बढ़ाएगी, कैसे बढ़ाएगी, आइए हम लोग देखते हैं बड़े प्यार से। आइए देखते हैं दोस्तों, देखो ध्यान से, ये कुछ ऐसे हमारे पास आयाम हैं जिनके जरिए जो है क्या करेगी बताओ, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो मौद्रिक नीति के तहत जो है बहुत सारा जो मुद्रा की उपलब्धता देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ाएगी। देखो कैसे, सबसे पहले देखो क्या, घटती ब्याज दरें। आज बैंक अगर सबसे कम से कम ब्याज दर चार्ज करे, आज 2% पे 1% पे अगर बैंक लोन दे रही है, हर कोई लोन लेगा, हर कोई लोन लेगा और अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करेगा। तो इसका मतलब हर कोई लोन लेना चाहेगा अगर बैंक ने अपने ब्याज दर को कम कर लिया। तो अगर ब्याज दर कम करेंगे तो लोग बहुत सारा लोन लेंगे हमसे। अगर बहुत सारा जब लोग हमसे अगर मतलब बैंक से अगर लोन लेंगे तो देश में मुद्रा की उपलब्धता ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी दोस्तों। सेकंड अगर आपको दिख रहा होगा, सेकंड हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, लोअरिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। यहां पे रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ, यहां पे रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब हुआ आरक्षित आवश्यकताओं। इसका मतलब हुआ 2 चीजें होती है, एक होता है सीआरआर और एक होता है एसएलआर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको हालांकि जब मैं क्रेडिट क्रिएशन ये अपने आप में अलग टॉपिक है, बट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। आरबीआई जैसे मान के चलो ये पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक, ये जनता है,
ठीक। तो यहां पे आरबीआई है, अभी हम लोग आपको पढ़ाएंगे। ये जनता ने मान के चलो क्या किया कि पंजाब नेशनल बैंक में इसने 10,000 रुपए जमा किया, या 1,000 रुपए मान लो, 1,000 रुपए जमा किया। तो ये जो पीएनबी है ना, यहां पे मेरा नाम सुचित है, आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। ये जो सुचित है, मैं पहुंच गया बैंक के पास, मैंने कहा भाई मुझे लोन दे दो। तो जनता ने अभी पीएनबी को लोन दिया था, और सर जनता ने पीएनबी को 1,000 रुपए दिए थे एज अ डिपॉजिट जमा के रूप में, ठीक है। अभी पीएनबी क्या करेगा, इसी 1,000 रुपए को सुचित को लोन देगा। तो बट ये 1,000 का 1,000 रुपए लोन नहीं दे देगा, इस 1,000 रुपए में से कुछ पार्ट निकालेगा सीआरआर। देखो इस 1,000 रुपए में से दोस्तों, इस पीएनबी के पास 1,000 रुपए आ गए, इसमें से कुछ पार्ट निकालेगा सीआरआर। क्या होता है हम आपको बताएंगे, जो आरबीआई के पास रखेगा, बताएंगे अभी सीआरआर क्या होता है। और कुछ पार्ट होता है एसएलआर, जो अपने पास रखेगा, मतलब बैंक अपने पास खुद रखता है, ठीक। क्या होगा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सीआरआर और एसएलआर जो है बैंक अपने पास रखेगा, और रखने के बाद जैसे मान के चलिए, मान लीजिए 200 रुपए एसएलआर रख रहा है, 100 रुपए सीआरआर रख रहा है, तो 100 और 200 मिला के कितना हो गया, 300 हो गया। तो ये दोस्तों 300 रुपए क्या कर रहा है, तो 300 रुपए सीआरआर और एसएलआर रख रहा है, और बाकी बचे जो 700 रुपए है, तो सुचित को 700 रुपए जो है लोन ये दे देगा। कौन दे देगा बताओ, पीएनबी सुचित को 700 रुपए लोन दे देगा। इस 1,000 का 1,000 रुपए लोन नहीं दे देगा। अगर इसने जनता ने इसको 1,000 रुपए दिया, तो 1,000 का 1,000 रुपए लोन नहीं दे देगा। पहले इस जितना भी इसके पास पैसा आया बैंक के पास, उसमें से पहले सीआरआर निकाल के आरबीआई को देगा, एसएलआर कुछ निकाल के अपने पास रखेगा। कितना सीआरआर है कितना एसएलआर है ये डिसाइड आरबीआई करती है, कितना निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों भी हालांकि डिटेल में पढ़ेंगे सीआरआर एसएलआर। तो अभी जो पीएनबी है 700 रुपए इसको दे देगा। तो ये जो उसने 100 और 200 रुपए, जो मतलब 100 रुपए सीआरआर और 200 रुपए जो उसने एसएलआर जो बनाए हैं, इसी को बोलता है रिजर्व रिक्वायरमेंट, आरक्षित आवश्यकताएं। आरक्षित आवश्यकताएं दोस्तों समझो, अभी यहां पे 300 रुपए रिजर्व बनाया भाई, 1,000 रुपए में से जब यहां पे 300 रिजर्व बनाए, तो सुचित को 700 रुपए लोन मिला, पक्का ना। अगर मान के चलो, अगर यही पे 1,000 रुपए पे अगर 200 रुपए अगर 1,000 पे अभी 300 बनाते हैं तो 700 मिला, 1,000 पे सिर्फ 200 बनाते तो कितना मिलता, 800 मिलता। सुचित को कितना मिलता, 800 मिलता। अगर 1,000 पे सिर्फ 100 ही बनाते तो सुचित को कितना मिलता, 900 मिलता। तो 700 से 800, 800 से 900। अगर सिर्फ 50 रुपए ही बनाते तो इसको सुचित को 950 रुपए लोन मिलता। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देखो कि जैसे ही अगर हमने रिजर्व रिक्वायरमेंट को कम किया, जैसे ही हमने अपनी रिजर्व रिक्वायरमेंट को कम किया, सुचित को खूब सारा लोन जो है मिलना स्टार्ट हो गया। यहां पे 700 से 800, 800 से 900। तो इसी तरीके से जो कमर्शियल बैंक है, जो वो रिजर्व रिक्वायरमेंट सीआरआर और एसएलआर जो बनाने के बाद वो लोन देती है बाजार में, अगर वो सीआरआर एसएलआर का जो परसेंटेज अगर कम हो जाता है, उससे क्या होता है कि वो खूब सारा जो लोन है वो कहीं ना कहीं बाजार में दे पाती हैं, जिससे कि मुद्रा की उपलब्धता खूब सारा बढ़ जाता है ना। नेक्स्ट हमारे पास आगे जो अगला जो पॉइंट है, वो अगला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी हमने पढ़ा था कि इसका उद्देश्य इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे है। कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है भाई, एक इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब ये चाहती है कि खूब सारा जो मुद्रा की मतलब खूब सारा जो लोन है वो कहीं ना कहीं बाजार में, जो बैंक है, खूब सारा जो लोन है कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था में जो व्यापार है चाहे उद्योग है, उनको खूब सारा जो है लोन दिया जाए। लोन देने के बाद ये कहीं ना कहीं खूब सारा उत्पादन करेंगे, उत्पादन करने के बाद मतलब प्रोडक्शन करेंगे, और प्रोडक्शन करने के बाद कहीं ना कहीं क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, लोगों का जीवन जीने का स्तर बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं खूब सारा उत्पादन करके हमारे देश की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें भी कहीं ना कहीं वृद्धि होगा। और इन सब में अगर वृद्धि हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे देश का आर्थिक विकास देखने को मिलेगा। ये कुछ उसके हमारे पास क्या होते हैं, आयाम होते हैं, जिसके जरिए वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाती है। दूसरा आता है दोस्तों कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। आइए समझते हैं, यहां पे एक दूसरा जो टर्म है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम लोग संकुचित है ना मौद्रिक नीति बोलते हैं। दोस्तों ये संकुचन है ना, अगर मैं बात करूं संकुचनकारी मौद्रिक नीति या संकुचित मौद्रिक नीति क्या होता है, इसमें क्या होता है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, इसमें लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, सबके पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पैसा होता है। अब आरबीआई का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि चूंकि अभी हमने पढ़ाया था, अगर लोगों के पास बहुत सारा पैसा है तो लोग बहुत सारी डिमांड दिखाएंगे, और बहुत सारी डिमांड दिखाने से होगा क्या, बहुत सारी डिमांड दिखाने से वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी, महंगाई आ जाएगी। दोस्तों आरबीआई की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि महंगाई को कंट्रोल करना। आरबीआई की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो महंगाई को कंट्रोल कर सके। समझ में आ रही है, जो एक आइडियल जो डिफ्लेशन रेट है हमारे पास जो है 4 ± 2%, उसको मेंटेन कर सके। मेरे प्यारे दोस्तों उस केस में क्या करेगी आरबीआई, ऐसे तमाम प्रकार के आयाम को अपनाएगी जिससे कि बाजार में लोग कम से कम ऋण ले, बाजार में मुद्रा की जो उपलब्धता कहीं ना कहीं क्या हो, कम से कम हो।
मतलब जो बाजार में जो बहुत सारा जो मुद्रा बाजार में है उसको कम किया जा सके, एक सामान्य जितना मुद्रा की उपलब्धता होनी चाहिए उतना हम लोग कहीं ना कहीं रख पाए। मतलब एक जो स्टैंडर्ड, एक प्रकार से जो हम लोग बोल सकते हैं मनी सप्लाई है, वो एक स्टेबल रख पाए। तो दोस्तों वो कैसे रख पाएंगे, आइए हम लोग इस कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने ब्याज दर के रेट बढ़ा दिए, खूब सारा ब्याज, मतलब एक प्रकार से 10%, 15%, 20%, है ना, 10, 15, 20% ऐसे हमने, मतलब बैंक 20% पे लोन दे रही है, तो कोई लोन नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि बैंक को पता लग गया मार्केट में बहुत सारा पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है लोगों के पास, तो बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो कोई लोन नहीं लेना चाहेगा। इससे मुद्रा की जो उपलब्धता कहीं ना कहीं सामान्य हो जाएंगी। दोस्तों इंक्रीजिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो सीआरआर और एसएलआर अभी हमने पढ़ाया था ना, कोई भी कमर्शियल बैंक है वो सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करती है। अगर 1000 रुपए अगर उसके पास डिपॉजिट आया जमाकर्ताओं से, डिपॉजिटर से, तो उसमें से पहले सीआरआर निकाल के आरबीआई को देगी, एसएलआर निकाल के अपने पास रखेगी और उसके बाद ही वो लोन देगी। तो दोस्तों सीआरआर और एसएलआर का परसेंटेज बढ़ा दिया गया, जिससे बहुत सारा पैसा आरबीआई को रखना, आरबीआई के पास रखना पड़े, कमर्शियल बैंक को बहुत सारा पैसा अपने पास रिजर्व में रखना पड़े, है ना, सीआरआर एसएलआर, तो कमर्शियल बैंक के पास कम से कम पैसा बचेगा जिससे कि बाजार में लोन देने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमने रिजर्व रिक्वायरमेंट, मतलब समझ रहे हो कि आरक्षित आवश्यकताओं की जो सीमा है, अगर उसको हमने बढ़ा दिया, इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं देश में जो मुद्रा की जो उपलब्धता है वो भी कहीं ना कहीं सामान्य हो जाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है समझिए। देखिए जैसे ये आरबीआई है, आरबीआई क्या करेगी, एक ये जो पेपर है, ठीक है, अब देश में रहने वाले लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, हर एक व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है। इस केस में आरबीआई ने बोला भैया जो मुझे 1000 रुपए देगा हम उसको कुछ टाइम बाद उसको 1100 रुपए देंगे, ठीक, जो मुझे 1000 रुपए देगा मान के चलो हम उसको 3 महीने बाद हम लोग 1100 रुपए देंगे। हर कोई इंसान पैसा कमाता है, पैसा कमाने के लिए बना। तो दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था में जितने जो लोग हैं उनके पास जो पैसा है, सबके सब क्या करेंगे, इस पेपर को खरीदेंगे। अच्छा, इस पेपर को हमने बोल दिया बॉन्ड, क्या बोल दिया, इस पेपर को दोस्तों हमने बोल दिया बॉन्ड। तो अब आरबीआई क्या करेगी, इस बॉन्ड पेपर को बाजार में बेचेगी कमर्शियल बैंक के जरिए, ठीक। तो आरबीआई इस कमर्शियल बैंक के जरिए ये बॉन्ड पेपर बाजार में बेचेगी, लोग क्या करेंगे, इस बॉन्ड को खरीदेंगे, तो लोगों के हाथ में आ जाएगा क्या, ये कागज पेपर, लोगों के हाथ में क्या आ जाएगा, देखो इस तरीके का, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जस्ट वेट फॉर अ बिट। लोगों के हाथ में क्या आ जाएगा, लोगों के हाथ में इस तरीके का एक ऐसा पेपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब जो लोगों के हाथ में अगर इस तरीके का, दोस्तों लोगों के हाथ में इस तरीके का पेपर आ जाएगा, और लोगों के पास जो मनी सप्लाई था, लोगों के पास जो पैसा था, वो कहीं ना कहीं कहां चला गया, वो बैंक के पास चला गया। मतलब क्या हुआ, जो मुद्रा की उपलब्धता धीरे धीरे कम हो गई। दोस्तों ये हमारे मतलब मुद्रा की उपलब्धता को हमें सामान्य रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इस तरीके से इट इज एम्ड ऑफ रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। आप सभी को दिख भी रहा है कि हमारा जो मेन एम क्या है, कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति को क्या करना, कम करना। एक आइडियल इन्फ्लेशन जो रेट है, जो एक हमारे पास एक प्रकार से जो एक उचित मुद्रास्फीति का जो दर है, उस जो टारगेट है हमारे पास, जो लक्ष्य है, उसको कहीं ना कहीं हमें मेंटेन करना। क्या लक्ष्य है, अभी हमने आपको बताया था 4 ± 2%। चलिए आगे डिस्कस करें। दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हमारे पास, अब ये देखते हैं। अभी तो हमने ये देख लिया कि कैसे आरबीआई, मतलब एक्सपेंशनरी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शनरी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। अब आरबीआई अपने इस 2 आयाम के जरिए, एक है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और एक है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं मात्रात्मक, और एक होता है क्वालिटेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं गुणात्मक। अब आरबीआई जो है, ये 2 इंस्ट्रूमेंट है, इन 2 इंस्ट्रूमेंट के जरिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो ऐसे मात्रात्मक में कौन कौन सी चीजें आती हैं, गुणात्मक में ऐसी कौन कौन सी चीजें आती हैं, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आ रही बात? आपको छोटी सी बात आपको यहां पे देखना है, जो मैं आपको यहां पे स्लाइड में दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां पे जो मात्रात्मक यंत्र, मतलब एक प्रकार से हम लोग अगर बात करें, क्वांटिटेटिव जो टूल्स होता है, वो ये बताता है बेसिकली, देखो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है कि मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए हमारे पास एक मात्रात्मक उपकरण है और एक, देखो यहां पे एक एक जस्ट वेट फॉर मिनट, एक मात्रात्मक उपकरण है, एक गुणात्मक उपकरण है। बेसिकली मात्रात्मक उपकरण जो होता है वो ये बताता है, वो इसका उद्देश्य होता है क्या, कि जो कितने लागत में हमें ऋण उपलब्ध कराना है बाजार में, और कितनी मात्रा, ध्यान समझना, कितनी मात्रा हमें बाजार में ऋण उपलब्ध कराना है। तो लागत एवं मात्रा पे फोकस करने वाली जो एलिमेंट होती है वो मात्रात्मक होती है। इस तरीके से उसका कहां उपयोग किया जा रहा है और साथ के साथ किस दिशा में उसका उपयोग किया जा रहा है, ये गुणात्मक उपकरण होता है।
हालांकि इसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे आगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अभी आपको बस थोड़ा सा समझना है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो ही एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके जरिए आरबीआई कहीं ना कहीं क्या करता है दोस्तों, वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी समस्याओं को क्या करता है बताओ, उस पर नियंत्रण पाता है। आइए समझते हैं दोस्तों। ये आपको फ्लो चार्ट दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, जब आप देखोगे तो यहां पे आपके सामने ये क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक दिख रहा है, यहां पे हमारे पास क्वालिटेटिव जिसको गुणात्मक बोलते हैं। मात्रात्मक में ये सारे एलिमेंट्स आते हैं, ये सारे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, इनके जरिए वो क्या करता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। ये डिफ्लेशन में ये सारी चीजें आती है, एक एक को बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। सारे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग आज करने वाले हैं, बिल्कुल रेडी रहिएगा दोस्तों। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अभी क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के क्या क्या मात्रात्मक उपकरण है ना। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बैंक रेट की। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बैंक रेट। ये बैंक रेट आज देखेंगे कैसे ये जो बैंक रेट है, कैसे ये जो बैंक रेट है ये दोस्तों देश में, देश की अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन है और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, समझिए, जस्ट वेट फॉर बिट, एक छोटा सा बस एक सेकंड में आप कर लूंगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसको समझते हैं कैसे, है ना। देखिए जैसे यहां पे हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक है, कोई भी मान लो, कोई भी कमर्शियल बैंक मान लो, यहां पे आरबीआई है, यहां पे दोस्तों गवर्नमेंट है, ठीक है, यहां पे मान के चलिए पब्लिक है, पब्लिक, ठीक है। ये चार चीजें मैं पूरा का पूरा एक दूसरे से रिलेट करके बता रहा हूं, है ना, पूरा का पूरा एक दूसरे सब क्या पूरा प्रोसेस होता है। मान के चलिए यहां पे पब्लिक ने क्या किया, इस पब्लिक ने इस बैंक में जाके, है ना, हम लोग क्या करते हैं बैंक में जाके पैसा जमा करते हैं ना, तो हमने बैंक में जाके लगभग 10,000 रुपए की जो राशि थी वो हमने जमा कराया। पक्का, पब्लिक ने जाके इस बैंक में 10,000 रुपए की राशि जमा की, तो इसके पास कितना पड़ा हुआ है, 10,000 रुपए पड़ा हुआ है। अभी जो गवर्नमेंट है इस पीएनबी के पास पहुंच गया, गवर्नमेंट जो है इस पीएनबी के पास पहुंच गया, बोला भैया हमको लोन दो। ये जो पीएनबी है ये गवर्नमेंट को मना नहीं कर सकता, भाई पीएनबी जो है गवर्नमेंट को क्या करेगा, लोन देगा। तो पीएनबी ने क्या किया, इस गवर्नमेंट को दोस्तों 10,000 रुपए जो इसके पास था इसने लोन दे दिया, ठीक, पीएनबी ने 10,000 रुपए गवर्नमेंट को लोन दे दिया। दोस्तों अभी यहां पे ध्यान से समझना है, यहां पे एक पेपर बना, अब इस पेपर को हमने क्या बोला कि यहां पे भैया लिखा गया इस पेपर में कि पीएनबी ने 10,000 रुपए का जो लोन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है, और कितने परसेंट पे दिया है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं दोस्तों, लगभग 12% के ब्याज दर पे दिया गया, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। अब अचानक यहां पे जो सुचित, मेरा नाम फिर से आप लोग यहां पे लिख लीजिए, यहां पे अच्छा सुचित मैं एस लिख देता हूं। अचानक ये जो एस व्यक्ति है, एस व्यक्ति पहुंचा इस बैंक के पास, बोला मुझे लोन मुझे लोन चाहिए, मुझे लोन दे दो। अब इस पीएनबी के पास तो पैसा ही नहीं है, तो कहां से लोन देगी, पीएनबी के पास तो पैसा ही नहीं है तो लोन कहां से देगी, क्योंकि जो पैसा पड़ा था उसने गवर्नमेंट को दे दिया। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बैंक जो है, बैंक बड़ा क्रिटिकल तरीके से गेम खेलती है। अब क्रिटिकल तरीके से देखो बैंक क्या करेगी, जो पीएनबी है, पीएनबी झट देनी जाएगी कहां पे, ये तुरंत जाएगा भाई आरबीआई के पास, बोलेगा साहब हमको लोन चाहिए। क्या बोलेगा, साहब हमको लोन चाहिए। आरबीआई बोलेगा भैया हम आपको लोन क्यों दे देंगे, ऐसे कैसे लोन दे देंगे। तो पीएनबी बोलेगा भैया देखो ऐसा, ये मेरे पास एक पेपर पड़ा हुआ है, ये पेपर, ये सरकार का पेपर है, कल को मैं आपका लोन लेके भाग गया ना, तो आप इस पेपर के जरिए सरकार से ले लेना पैसा। तो दोस्तों पीएनबी जो है इस पेपर को सरकार इस आरबीआई को देगी, पीएनबी इस पेपर को आरबीआई को देगी लॉजिक गिरवी के रूप में। आप इस पेपर को गिरवी रख लो, अगर कल को मैं नहीं दे पाया आपका पैसा तो आप गवर्नमेंट से ले लेना, क्योंकि ये मेरे पास पैसा मैंने गवर्नमेंट को दे दिया, गवर्नमेंट तो एक सुरक्षित है, ये तो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। तो दोस्तों क्या करेगी, आरबीआई इस पेपर को रखेगी, और आरबीआई मेरे प्यारे दोस्तों, आरबीआई क्या करेगी, इस पीएनबी को लंबे समय के लिए लोन दे देगी। आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई जो है दोस्त इस पीएनबी को लंबे समय तक के लिए लोन दे देगी। समझना ध्यान से। अभी मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आरबीआई ने इस पीएनबी को दोस्तों 6.75% पर, किसने बताओ, आरबीआई ने 6.75% पे इस पीएनबी को लोन दे दिया। समझ में आया कि नहीं? तो चूंकि इस पीएनबी को जब 6.75% पे जो लोन दे दिया तो और लंबे समय तक के लिए दिया है, तो इस 6.75 जिस प्रतिशत पे जो लोन दिया है उसी को हम लोग बैंक रेट बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोला करते हैं। यहां पे बैंक रेट क्या है? 6.75। अभी क्या हुआ, इस आरबीआई ने 10,000 रुपए जो है, आरबीआई ने 10,000 रुपए पीएनबी को दे दिया, और पीएनबी ने फिर से उठा के 10,000 रुपए किसको दे दिया?
इस एस को दे दिया, लो जी भैया 10,000 रुपए। अच्छा इस एस से एस को बोला भैया ठीक है, एस को क्या बोला, एस को बोला कि ठीक है आपसे आपको 16% ब्याज दर पे आपको लोन दिया है। मतलब पीएनबी ने इस एस को कितने 16% ब्याज दर पे दे दिया। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए, देखिए भाई एस से कितना कमा रही है, 16% कमा रही है पक्का। गवर्नमेंट से कितना कमा रही है मुझे बताइए, गवर्नमेंट से कितना कमा रही है बताइए, 12% कमा रही है। कितना कमा रही है बताओ, 12%। अच्छा इसका जा कितना रहा है, जो पब्लिक को इस 10,000 पे कितना देना पड़ेगा, मान लीजिए 4% देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 4% इसको देना है और 6.75 इसको देना है। तो मान के चलिए भैया, तो इसमें हम लोग माइनस कर देंगे 4, देखो यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे 4% और माइनस कर देंगे 6.75%। तो लगभग हमारे पास जो है ना आरबीआई जो है, आरबीआई सॉरी गवर्नमेंट पीएनबी को यहाँ पे खूब सारा बेनिफिट हो रहा है। एक इससे भी ब्याज कमा रही है और इससे भी ब्याज कमा सॉरी हाँ इससे भी ब्याज कमा रही है और इससे भी ब्याज कमा रही है। और उसको देना कहाँ है, सिर्फ पब्लिक और आरबीआई को देना है, वो भी बिल्कुल कम से कम देना है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ये आपका पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है वो बैंक रेट का होता है। जिस रेट पे आरबीआई इस कमर्शियल बैंक को क्या करती है बताओ, लंबे समय तक के लिए रीडिस्काउंटिंग और रीफाइनेंसिंग, एक शब्द है रीडिस्काउंटिंग एंड रीफाइनेंसिंग। देखिए इस शब्द को समझना है, रीडिस्काउंटिंग ठीक है और रीफाइनेंसिंग, ठीक है एंड रीफाइनेंसिंग। हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे जैसे आप नोट्स भी देखोगे बहुत जगह पे इस तरीके से बस इतना बात लिखा होता है, द रेट एट विच ना आरबीआई गिव्स अ लोन टू कमर्शियल बैंक। वह एक दर, जिस दर पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लंबे समय के लिए लोन देती है उसको बैंक रेट बोलते हैं। गलत है, गलत है। कंप्लीट जो पूरा है सिस्टम जो वो इस तरीके से बैंक रेट काम करता है दोस्तों, ध्यान से समझना। तो भी यहां पे रीडिस्काउंटिंग एंड रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी का मतलब क्या हुआ, यहां पे रीडिस्काउंटिंग का मतलब क्या हुआ समझो, और रीफाइनेंसिंग, री मतलब तो दोबारा, फाइनेंसिंग मतलब क्या, दोबारा वित्त प्रदान करना। आज इसी पेपर के जरिए गवर्नमेंट को वित्त मिला। देखो सुनो ध्यान से, आज इसी पेपर के जरिए पीएनबी ने गवर्नमेंट को पैसा दिया 10,000 रुपए, है ना एक बार। और आज इसी पेपर के जरिए आरबीआई ने, क्योंकि ये पेपर इसके पास आया, तो आज इसी पेपर के जरिए आरबीआई ने पीएनबी को दोबारा दिया। तो इस पेपर का इस्तेमाल वित्त में 2 बार किया जा रहा है, एक तो इसको वित्त प्रदान कर रहा है और एक इसको वित्त प्रदान कर रहा है। समझ में कि नहीं है, एक तो ये इसको वित्त प्रदान कर रहा है इसी पेपर के जरिए, और इसी पेपर के जरिए एक ये जो है वो इसको वित्त प्रदान कर रहा है। ये कहीं ना कहीं इसी को बोलता है रीफाइनेंसिंग। क्या बोला जा रहा है बताओ, रीफाइनेंसिंग। समझ में आई बात। तो देखो ये जो बिल है वो क्या कराया गया बताओ, इससे डिस्काउंट कराया गया। डिस्काउंटिंग, यहां डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि भैया अभी ये क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था, एक पेपर था, एक बिल था, ठीक। मगर अभी ये जो बिल या बॉन्ड था, बॉन्ड पेपर जो था, इस बिल के जरिए क्या किया, इसको यहां पे दिया गया और इसके बदले हमें पैसा मिल जाता है। जब भी हम किसी पेपर को दिखाते हैं और उसके बदले अगर पैसा मिल जाता है तो बैंकिंग के टर्म्स में डिस्काउंटिंग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग एंड रीफाइनेंसिंग समझ में है कि नहीं है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझे जरूर बताओ। ये पूरा का पूरा चेन सिस्टम क्या है, हमारे पास बैंक रेट कहलाता है दोस्तों। आपको जान के है वो आपको ये बैंक रेट पता लग गया। और अभी जो बैंक रेट है, बैंक रेट जो करंट में है दोस्तों, उसको हम अभी कितना है बताओ, करंट में हमारे पास 6.75% है। कितना रहेगा ये आरबीआई डिसाइड करती है। बेसिकली ये चेंज भी होता रहता है। डेफिनेशन आपके सामने यहां पे बहुत प्यार से लिखा हुआ है कि बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट को हम सब लोग दोस्तों डिस्काउंट रेट भी बोला करते हैं। अब देखो यहां पे बैंक रेट का जो डेफिनेशन है, एक बार आइए इसको हम लोग देख लेते हैं कि बैंक रेट का डेफिनेशन क्या कहना चाहता है। एक वो रेट होता है जब आरबीआई है ना, विच द आरबीआई इज रेडी टू बाई और डिस्काउंट द बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब आरबीआई क्या करती है बताओ, आरबीआई जितने जो कमर्शियल बैंक हैं उन सभी कमर्शियल बैंक से रेडी है कि आप आइए उस बिल के जरिए, उस पेपर के जरिए आप मतलब एक प्रकार से कमर्शियल बैंक को पैसा दे दीजिए। मतलब आरबीआई जो है उस पेपर के जरिए कहीं ना कहीं वो सभी कमर्शियल बैंक को लोन प्रदान करती है, ऋण प्रदान करती है। तो जिस दर पे, जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लंबे समय तक के लिए जो ऋण प्रदान, लोन जो प्रदान करती है रीडिस्काउंटिंग एंड रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी के साथ, उसको हम सब लोग बैंक रेट बोला करते हैं। और बैंक रेट हमारे पास 6.75% है। कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे तुरंत बताएंगे। देखिए अब आइए हम लोग बात करते हैं बैंक रेट अगर बढ़ेगा तो देखो, अगर बैंक रेट कब बढ़ेगा और कब घटेगा, ये इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो यहां पे इंक्रीज और डिक्रीज, देखिए समझना ध्यान से। इंक्रीज की बात करें,
अगर मार्केट में लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, तो आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देगी। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक करती क्या है, आरबीआई से पैसा लेती है, बाजार में बांट देती है, आरबीआई से पैसा लेगी, बाजार में लोन बांट देगी। तो अब कमर्शियल बैंक लोन ना ले आरबीआई से, उसके लिए ये क्या कर देगा, जो बैंक रेट है वो उसको बढ़ा देगा। बैंक रेट 6% से वो 16% कर देगा। तो कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन नहीं लेना चाहेगा, कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन नहीं लेगा। अगर आरबीआई से लोन नहीं लेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, कमर्शियल बैंक बाजार में लोन भी नहीं दे पाएगा। और ये आरबीआई ने क्यों बढ़ाया, इंक्रीज क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण था? कारण यही था, एक और एक कारण सिंपल सा दोस्तों, बाजार में मुद्रा की उपलब्धता बहुत अधिक है। देश की अर्थव्यवस्था में ऑलरेडी बहुत सारा मनी सप्लाई, मतलब एक प्रकार से इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत सारा पड़ा हुआ है। सेम एज इट इज डिफ्लेशन के समय में उसको डिक्रीज कर देगी। डिफ्लेशन के समय में उसको डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, अभी जो 6.75% है इसको 2% कर देगी, 1% कर देगी, है ना, या 3% कर देगी, इसको डिक्रीज, इस रेट को डिक्रीज कर देगी। इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो आरबीआई है, इससे जो कमर्शियल बैंक है वो बहुत अधिक से अधिक जो लोन है वो आरबीआई से लेंगे। कमर्शियल बैंक बहुत अधिक से अधिक जो लोन है वो आरबीआई से प्राप्त करेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो अब बहुत सारा अधिक से अधिक जो लोन कमर्शियल बैंक आरबीआई से लेने के बाद वो करेंगे क्या, वो बाजार में खूब सारा अधिक से अधिक जो लोन है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं बाजार में जो मुद्रा की उपलब्धता बढ़ेगी, डिफ्लेशन जैसी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। तो बैंक रेट इंक्रीज किया जाएगा। कब किया जाएगा मुझे बताइए, जब भी इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, मुद्रास्फीति होगी। और डिक्रीज कब किया जाएगा, जब भी बाजार में डिफ्लेशन होगा। ये तो हमने भी पढ़ लिया। आगे डिस्कस करते हैं बैंक रेट के बाद। हमारे पास रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है। अब एक आरबीआई, अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई कहती है हर एक कमर्शियल बैंक को, जितने भी हमारे पास कमर्शियल बैंक है, ठीक है, वाणिज्यिक बैंक है दोस्तों, कि भैया आप सभी लोगों को दो चीजें मेंटेन करनी है। एक तो सीआरआर मेंटेन करना है और एक एसएलआर मेंटेन करना है। ये दोनों चीज मेंटेन करना है, सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना है। मतलब समझिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये जैसे पीएनबी है, ठीक है, ये पीएनबी है, यहां पे आरबीआई है। आरबीआई ने इस पीएनबी को बोला, देखिए जी ये पब्लिक है, ठीक है, तो पब्लिक यहां पे पीएनबी के पास आती है और पब्लिक ने क्या किया, इस पीएनबी में 10,000 रुपए का जमा किया, 10,000 रुपए जमा किया। समझ में आया कि नहीं? पब्लिक ने 10,000 रुपए इस पीएनबी में जमा किया। बात आपको समझ में आ रही बिल्कुल अच्छे तरीके से? आरबीआई कहती है 10 का 10,000 रुपए आप लोन मत दो, है ना। जैसे सुचित है, अगर सुचित को 10,000 रुपए लोन चाहिए तो सारा का सारा उठा के इसको लोन मत दो। आपको क्या करना है, इस 10,000 का जो भी आपके पास डिपॉजिट आया, इस 10,000 का, जैसे ये है ना, ये 10,000 जो आया है, इस 10,000 का कुछ प्रतिशत जो आरबीआई डिसाइड करेगी, इस 10,000 का कुछ परसेंट, जैसे मान के चलिए, हम मान लेते हैं 4%, मान लेते हैं अभी, मान लीजिए जो 4% है, इस 10,000 का निकालिए और आरबीआई के पास लाके जमा कीजिए। आरबीआई के पास लाके क्या कीजिए दोस्तों, आरबीआई के पास जो है 10,000 का, मान लेते हैं दोस्तों, कितना बताओ, है ना, वो 4%। अच्छा एक काम करते हैं, एग्जैक्ट रेट ही मान लेते हैं। मान लीजिए आरबीआई का जो एग्जैक्ट अभी देखो 4.5% है, ठीक है। तो अभी पीएनबी, आरबीआई ने बोला कि आपके पास जो भी 10,000 ये जो टोटल डिपॉजिट आया, इसका 4.5% निकालिए और 4.5% निकालने के बाद आप आरबीआई के पास लाके रखिए, ठीक है। और किसके फॉर्म में, बिल्कुल कैश के फॉर्म में। दोस्तों 4.5% होता है हमारे पास, कितना बताओ, 450 रुपए। तो ये जो पीएनबी है, इस 10,000 में से 450 रुपए नगद, नगद यानी कैश, कैश के फॉर्म में 450 रुपए निकालेगी इस 10,000 में से और लाके किसके पास रख देगी, आरबीआई के पास रख देगी। 4.5% किसने बताया है, ये आरबीआई ने बताया है। तो दोस्तों ये जो 450 या 4.5% है, इसी 450 या 4.5% को हम लोग CRR बोलेंगे, कैश रिजर्व रेशियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैश रिजर्व रेशियो बोला करेंगे। समझ में आई बात की नहीं है? अब इसके बाद अब आरबीआई ने बोला, देखो जी ये तो अभी आपने 4.5% लाके हमारे पास रख दिया। अब कहानी आती है, सर आपके दिमाग में अगर एक बात चल रहा है, सर आज इस पब्लिक ने इस बैंक में जब पैसा जमा किया तो पब्लिक जो बैंक है इस 10,000 पे ब्याज देगी इस पब्लिक को। तो सर यहां पे पीएनबी जो है इस आरबीआई के पास 4.5% जमा कर रहा है पैसा, सीआरआर के टर्म्स में, कैश रिजर्व रेशियो के टर्म्स में। तो क्या सर आरबीआई क्या इस सीआरआर पे ब्याज देगी इस पीएनबी को? आंसर इज नो। इसको लिख लीजिएगा कहीं भी कि कभी भी जो आरबीआई है, कभी भी
सीआरआर पर ब्याज नहीं देती है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो सीआरआर इस पीएनबी में, इस पीएनबी ने जो सीआरआर जो आरबीआई के पास जो जमा किया है, इस पे किसी प्रकार का कोई ब्याज आरबीआई नहीं देती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब ये बैंक कहेगी, जो आरबीआई कहेगी इस बैंक को, देखो जी ऐसा है, आपके भी अपने डेली खर्चे हैं, इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझिएगा। जैसे आज आप अगर महीने में, अगर आपकी नौकरी लगती है, आप मान के चलिए 50,000 रुपए महीने कमा रहे हैं, ठीक। अगर आप 50,000 रुपए महीने कमा रहे हैं तो आप क्या 50 का 50,000 रुपए जितनी पूरी सैलरी है, क्या सारा का सारा पैसा अपने पापा को दे दोगे? आंसर इज नो। 50,000 कमा रहे हैं तो हो सकता है 45,000 अपने पापा को दे दोगे और 5,000 रुपए आप अपने पास अपने पॉकेट खर्चे रखोगे। आपको डेली आना जाना पड़ रहा है, तो कुछ ट्रैवलिंग के खर्चे हैं, कुछ आपके अपने कुछ छोटे मोटे कुछ खर्चे हैं, है कि नहीं है? कल को कुछ पूरा महीना भर आपको चलाना है, तो पूरे महीने भर आप अच्छे तरीके से चल सको, उसके लिए भी आपको अपने लिए कुछ पॉकेट खर्चा चाहिए। तो आरबीआई कहते हैं इस बैंक को कि भैया आपको कल को आपको अपने बैंक का मेंटेनेंस करना है ना। आपके बैंक में चाय पानी का खर्चा है, बैंक में कर्मचारियों का वेतन देना, सैलरी देना है, ठीक है, इस तरीके से बैंक का रेंट देना है, ऐसी बहुत सारी चीजें, बैंक में बहुत सारे खर्चे होते हैं। कल को, अभी तो आपके पास बहुत पैसा है, आरबीआई कह रही है पीएनबी को, अभी तो आपके पास बहुत पैसा है, कल को आपके पास नहीं रहा तो, कल को आप एक बहुत वित्तीय स्थिति, मतलब एक प्रकार से आपके पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया तो, आप एक बहुत बुरे प्रॉब्लम में फंस गए तो कहीं ना कहीं आप हमसे पैसा न मांगे, आप हमको डिस्टर्ब न करें, आप अपने पास ही एक गुल्लक बनाइए, आप अपने पास एक रिजर्व बनाइए। तो जो पीएनबी है, पीएनबी अपने पास एक रिजर्व बनाती है। यहां पे जो पीएनबी है, आरबीआई कहती है अपने पास एक रिजर्व बनाइए, और इस गुल्लक का नाम हो गया एसएलआर। क्या नाम हो गया? एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अच्छा, कितना बनाना है दोस्तों? सुनना ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों, जो बनाना है वो बनाना है 18%। कितना बनाना है? 18%। तो 10,000 का 18% कितना होता है दोस्तों, बताइए? 1,800 रुपए। पक्का? तो आरबीआई कहती है इस कमर्शियल बैंक को कि आप एक काम करिए, 1,800 रुपए का रिजर्व बनाइए। तो 1,800 रुपए का रिजर्व बनाइए, इसका मतलब ये हुआ कि आप 1,800 रुपए का कैश के फॉर्म में भी, गोल्ड के फॉर्म में भी, और कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में भी, मतलब आप समझ रहे हो, जैसे 1,800 रुपए में से आपने 500 रुपए का कैश रख लिया, और मान लो 1,000 रुपए का आपने गोल्ड रख दिया, ठीक है, 1,000 रुपए का गोल्ड रख दिया, 300 रुपए का आपने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, तो ये एक गुल्लक बनाइए। इस गुल्लक में ये कैश और गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के मतलब बिहाफ पे आप 1,800 रुपए का रिजर्व बनाइए, एसएलआर। ये जो 18% है कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई डिसाइड करेगा, और ये चेंज होता रहता है मार्केट की कंडीशन को देखते हुए। दोस्तों ये जो रेट है, इस रेट को हमने क्या नाम दिया दोस्तों? इस रेट को हमने बोला एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या नाम दिया हमने, बताओ? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? तो यहां पे सीआरआर और एसएलआर में क्या क्या कुछ हमारे पास डिफरेंस है, ये समझते हैं। जब भी कमर्शियल बैंक अपने टोटल एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, भी वो भी उसको भी पढ़ लेंगे हम लोग। जब भी कमर्शियल बैंक अपने टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी पर कुछ परसेंटेज जब कैश के फॉर्म में अगर आरबीआई के पास में रखती है, तो उसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। जब अपने पास कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में कमर्शियल बैंक अपने पास स्वयं खुद रखती है, उसको एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात बोलते हैं। अंतर यह है कि उसको आरबीआई के पास कैश में रखना पड़ता है, ये अपने पास ही स्वयं रखती है, और वो कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रखती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां पे 4-4.5% अभी अगर करंट सीआरआर की रेट, अगर करंट सीआरआर का रेट जो है ये 4.5% जो है, ये हमारे पास करंट सीआरआर का रेट है, आप सब लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये 18% जो है करंट एसएलआर का रेट है। तो ये जो सीआरआर और एसएलआर जो बनाना, ये हर एक कमर्शियल बैंक, जितने भी, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक है चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक है, हर एक बैंक को सीआरआर एसएलआर बनाना जरूरी होता है, और बनाते भी हैं। तो इसके अनुसार मैं बोल सकता हूं क्या, इनको बनाना यही हमारे पास रिजर्व रिक्वायरमेंट कहलाता है, या आरक्षित आवश्यकता कहलाती है। बैंकों का सीआरआर और एसएलआर बनाना आरक्षित, है ना, आरक्षित आवश्यकता कहलाती हैं। क्या होता है सीआरआर, क्या होता है एसएलआर, इनके क्या करंट रेट हैं दोस्तों, हमने आपको बता दिया। सीआरआर क्या है ये आपको हमने बता दिया। इसके साथ साथ आपको देखना है, मैं फ्लो चार्ट के जरिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। परसेंटेज डिसाइड कौन करता है, बताओ? डिसाइडेड बाय, बताइए जल्दी से फास्ट, आरबीआई। अच्छा, मेंटेन कौन करता है मुझे बताओ? मेंटेन बाय कौन करता है, बताओ? ऑल कमर्शियल बैंक, ठीक, सभी कमर्शियल बैंक के द्वारा मेंटेन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, किसके फॉर्म में मेंटेन किया जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है, कैश के फॉर्म में। अच्छा, कैश किसके ऊपर? ओवरऑल ऑफ टोटल एनडीटीएल, टोटल एनडीटीएल दोस्तों, एनडीटीएल को हम लोग बोलते हैं, है ना,
नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, क्या बोला करते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट है आप लोग मुझे जरूर बताओ। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास, और यहां पे अगर मैं बात करूं करंट रेट कितना है सीआरआर का, एक बार लिख लीजिए जल्दी से फास्ट। करंट रेट हमारे पास 4.5% है, ठीक है। ये कौन डिसाइड करता है, वो आरबीआई डिसाइड करती है। परसेंटेज डिसाइडेड बाय आरबीआई, मेंटेन बाय ऑल कमर्शियल बैंक। अच्छा, मेंटेन बाय ऑल कमर्शियल बैंक, यहां पे छोटा सा पॉइंट में लिखिएगा, बट केप्ट टू, केप्ट क्या है ना, केप्ट टू आरबीआई। मेंटेन कमर्शियल बैंक करती है, मगर मेंटेन करने के बाद रखती किसके पास है, रखती किसके पास है दोस्तों, वो आरबीआई के पास रखती है। किसके फॉर्म में रखती है, कैश के फॉर्म में रखती है। ओवरऑल टोटल एंड डिटेल, ये फ्लो चार्ट के जरिए हमने आपको सीआरआर का मतलब आपको मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एसएलआर भी मैंने आपको बता दिया है ना, कैश गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में मेंटेन करती है। और करंट रेट आप सभी को मैंने यहां पर लिख देना है। करंट रेट कितना है बताइए, तो करंट रेट हमारे पास 18% हमारे पास क्या है बताओ, एसएलआर का रेट है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। दोस्तों हमारे पास एक नया जो टर्म आता है उसको हम बोलते हैं लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्या होता है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक मैं फ्लो चार्ट बता रहा हूं, उस फ्लो चार्ट के जरिए आपको चीजों को समझना है। देखिए ये पंजाब नेशनल बैंक है, ये फैसिलिटी क्या होता है, ये देखो ये पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है, ये आरबीआई है। ये पंजाब नेशनल बैंक, ये देखो ये जो आरबीआई है, इन बैंकों को एक सुविधा देती है। ये जो बैंक है आरबीआई जो है, इन सभी कमर्शियल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, इन सभी कमर्शियल बैंक को दोस्तों एक सुविधा प्रदान करती है। अब क्या सुविधा प्रदान करती है समझिएगा, वो सुविधा ये प्रदान करती है कि अगर इनके पास एक्सेस रिजर्व है, एक्सेस रिजर्व समझते हो क्या, जैसे आज हमारे पास खूब सारा जब कैश पड़ा होता है जेब में, जाते हैं बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक ने हमें एक सुविधा प्रदान किया हुआ है कि अगर जनता के पास खूब सारा अधिक पैसा है तो जाके वो बैंक में अपना अधिक पैसा जो है बैंक में जमा करा सकता है। ये एक सुविधा है कि नहीं है। इसी तरीके से सभी बैंकों को भी एक सुविधा है कि अगर सभी बैंकों के पास खूब सारा अधिक पैसा, एक्सेस पैसा है, तो वो जाके आरबीआई के पास जमा करा सकता है। समझ में आया कि नहीं है, कोई डाउट है आप लोग मुझे जरूर बताएं। और इन बैंकों को एक और सुविधा दे रखा है, एक्सेस रिजर्व है तो वो आरबीआई के पास क्या करा सकता है दोस्तों, जमा करा सकता है। पक्का। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, एक और छोटी सी एक और सुविधा दे रखी है, क्या, कि अगर इन बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए, अल्प अवधि के लिए, बहुत कम समय के लिए अगर इन सभी बैंकों को लोन यानी ऋण की आवश्यकता है, तो ये पीएनबी मतलब ये जो बैंक है, ये बैंक दोस्तों इन आरबीआई से कम समय के लिए भी लोन ले सकते हैं। बट लोन जब ही लेंगे जब उनको कोई ना कोई सिक्योरिटी मॉर्टगेज करना पड़ेगा। मतलब जो भी बताया था ना बैंक रेट में, वही सेम चीज। अगर इसको लोन चाहिए तो वो जो पेपर बताया था ना, वो पेपर यहां पे वापस इसको रखना पड़ेगा, कुछ ऐसी सिक्योरिटी मॉर्टगेज करनी पड़ेगी, तभी आरबीआई लोन देगी, ऐसा नहीं देगी लोन। तो ये जो जितने कमर्शियल बैंक हैं, सभी कमर्शियल बैंक की मैं बात कर रहा हूं, सभी कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, एक प्रकार से दोस्तों अगर इनको अल्प अवधि यानी शॉर्ट टर्म के लिए अगर लोन चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं आरबीआई से वो ऋण प्राप्त कर सकती हैं दोस्तों, वो ऋण प्राप्त कर सकती हैं। ये फैसिलिटी भी दिया हुआ है, किसने, आरबीआई ने दिया हुआ है। पक्का ना। तो मैं यहां बोल सकता हूं क्या कि आरबीआई हर एक कमर्शियल बैंक को वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं या अल्प अवधि बोल सकते हैं, क्या शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है। ठीक है, तो दो फैसिलिटी हुआ, एक्सेस रिजर्व को अपने पास आरबीआई जमा रख लेती है, मतलब सभी कमर्शियल बैंक एक्सेस रिजर्व को आरबीआई में जमा कर सकती हैं, और जरूरत पड़ने पे कम समय के लिए आरबीआई से लोन ले सकती हैं। ये एक दूसरी फैसिलिटी हुई। दोनों फैसिलिटी को हमने नाम दिया क्या, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और इसी फैसिलिटी को हम सब लोग तरलता समायोजन सुविधा बोला करते हैं। कोई दिक्कत। अब मेरे प्यारे दोस्तों बड़े प्यार से समझिएगा, हम लोग रेपो रेट क्या बोल, रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट एक वो रेट होता है जिस रेट पे अल्प अवधि यानी कम समय के लिए सभी कमर्शियल बैंक वो कम समय के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं। समझो ध्यान से, मैंने क्या बताया, ये जो आरबीआई है, ठीक, आरबीआई ये जितने भी हमारे पास, मान लो कोई पंजाब नेशनल बैंक है, इसको पीएनबी को लोन देता है ना। अगर वो लोन देता है और वो जो लोन होता है वो कम समय के लिए होता है, अल्प अवधि के लिए होता है ना, तो जिस रेट्स पे ये जो पीएनबी है इस आरबीआई से, देखो सुनो ध्यान से, जिस रेट से या जिस रेट पे ये जो पीएनबी
इस आरबीआई से ऋण प्राप्त करता है कम समय के लिए, उस रेट को क्या बोलते हैं दोस्तों? रेपो रेट बोला करते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? हम लोग उसको रेपो रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेपो रेट बोलेंगे। अच्छा, रेपो रेट दोस्तों कितना है मुझे बता दो जल्दी से फास्ट। अगर मैं बात करूं करंट रेपो रेट, तो अभी हमारे पास अगर किसी भी बैंक को कम समय के लिए अगर उसको लोन चाहिए तो उसको कहीं ना कहीं 6.5% पे, है ना, कहीं ना कहीं कितने बताओ, 6.5% पे उसको लोन मिलेगा। मतलब 6.5% पे आरबीआई जो है कम समय के लिए पीएनबी को लोन दे रहा है। अच्छा, लोन क्यों दे रहा है? कहीं ना कहीं कुछ छोटे मोटे जो कुछ बैंकों की जो कुछ जरूरतें होती हैं उनको वो पूरा कर सके। आप सभी को पता है बैंकों में कहीं ना कहीं हर एक दिन की कुछ न कुछ कुछ जरूरतें होती हैं। अचानक बैंकों को, भाई समझो, जनता का जो पैसा था वो तो बैंक क्या करती है, वो तो लोगों को लोन दे देती है, कभी इंडस्ट्री को दे देती है, किसी कस्टमर को दे देती है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर लेती है जनता का पैसा। तो अचानक जनता, मतलब जो अचानक जो पब्लिक है, अचानक पब्लिक जो है इस पीएनबी के पास पहुंच गई, लाओ मेरा पैसा दो, निकालो, सब पैसा निकालना चाहते हैं पीएनबी में। तो पीएनबी में जनता का पैसा जो था, पीएनबी ने तो बहुत सारे लोगों को लोन दे दिया। तो पीएनबी कहां से लोगों को लोन दे? तो उस कम समय के लिए पीएनबी क्या करती है, आरबीआई के पास जाएगी, बोले भैया ये कुछ सिक्योरिटी है, कुछ सिक्योरिटी उसमें, मतलब कुछ है ना, कोई असेट है, इसके पास मॉर्गेज करेगी और बोलेगा भैया प्लीज आप कुछ कम समय के लिए मुझे लोन दे दो। तो आरबीआई कुछ कम समय के लिए एक रेट चार्ज करेगी जो 6.5% है। तो आरबीआई इस परसेंट पे पीएनबी को क्या कर देगी, लोन दे देगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली हम लोग रेपो रेट बोला करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब लोग एक नेक्स्ट आता है रिवर्स रेपो रेट। आइए हम लोग रिवर्स रेपो रेट की कहानी पढ़ते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। रिवर्स रेपो रेट, देखिए रिवर्स रेपो रेट की क्या कहानी है, आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखो आपको बता दूं, आरबीआई की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना। मतलब जो एक आइडियल इन्फ्लेशन रेट है दोस्तों, 4 ± 2%, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये एक आइडियल इन्फ्लेशन रेट है। तो इस आइडियल इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना 4 ± 2%, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? आरबीआई की। तो अभी क्या हुआ, मान के चलिए ये जनता पब्लिक है, इसके पास खूब सारा पैसा है, मनी सप्लाई, मतलब खूब सारा पैसा है, मनी सप्लाई बहुत अधिक है, इसके पास पैसा बहुत अधिक है, पक्का ना? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, इनके पास बहुत पैसा है, इसकी वजह से क्या होगा, ये लोग खूब देश की अर्थव्यवस्था में डिमांड, इनकी मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड के अधिक होने से आपको पता होना चाहिए, डिमांड अगर देखो, इनके पास, जनता के पास पैसा बहुत है, जिसके पास डिमांड बढ़ी, डिमांड के बढ़ने से भैया प्राइस बढ़ा, समझ रहे हो ना, प्राइस इंक्रीज हुआ, और प्राइस इंक्रीज होने से क्या हुआ दोस्तों, हमारे पास इन्फ्लेशन आ गया। ये अभी हमने पढ़ा था, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति आ गई, पक्का ना? मुद्रास्फीति देखने को मिला। चलो ये तो सारी बातें अभी हमने देख लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी यहां पे आरबीआई है, यहां पे कमर्शियल बैंक है। देखिए कमर्शियल बैंक का उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट कमाओ, बस। कमर्शियल बैंक का उद्देश्य ही यही होता है कि प्रॉफिट कमाओ। और प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट उसके पास एक ही सोर्स है, वह क्या, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक बाजार में लोन दो, वहां से ब्याज कमाओ। भाई प्रॉफिट वहीं से तो आएगा ना, अधिक से अधिक बाजार में लोन दो, लोन देने से भाई खूब सारा ब्याज आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, ये जो जनता है ना, ये जो जनता है एक प्रकार से वो क्या करेगी, चूंकि ऑलरेडी मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत है, कमर्शियल बैंक, अच्छा मैं यहां पे किसी बैंक का नाम लेता हूं जैसे पीएनबी है, इसके पास खूब सारा एक्सेस, खूब सारा जमा राशि पड़ा हुआ है, एक्सेस डिपॉजिट पड़ा हुआ है, खूब सारा जमा राशि, मतलब एक एक्सेस डिपॉजिट पड़ा हुआ है इस बैंक के पास, पक्का ना? खूब सारा जो एक्सेस डिपॉजिट इस बैंक के पास, पीएनबी के पास पड़ा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आरबीआई कहेगी इस पीएनबी को, देखिए जी ऑलरेडी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक इन्फ्लेशन है। आरबीआई कहेगी पीएनबी को, सभी कमर्शियल बैंक को, ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है देश में। पीएनबी को कहेगी कि आप ये जो एक्सेस डिपॉजिट पड़ा हुआ है, आप जाके जनता को लोन मत देना। आरबीआई कहेगी लोन मत दो इस समय, आरबीआई कहेगी आप लोन इस समय मत दीजिए। क्यों मत दीजिए भाई? इसलिए मत दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर पीएनबी अगर लोन दे देती है जनता को, तो लोगों के पास और मतलब और मनी सप्लाई बढ़ेगी, है ना, मुद्रा की उपलब्धता और बढ़ेगी। इससे क्या होगा, और डिमांड बढ़ेगा और इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो पीएनबी कहता है भैया अगर हम लोन नहीं देंगे तो हम खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या? तो अब आरबीआई कहती है पीएनबी को एक काम करो,
आपके पास जो भी एक्सेस रिजर्व पड़ा हुआ है ना, आप बाजार में लोन मत दो, आप लाके इसको मेरे पास अपना जमा, मतलब ये जो एक्सेस रिजर्व है मेरे पास पार्क कर दो। हम लोग गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं ना, इसी तरीके से जो एक्सेस रिजर्व है आप लाके मेरे पास पार्क कर दो, मेरे पास लाके जमा कर दो। समझ में आया कि नहीं है? तो आरबीआई कहता है कि आप घबराओ मत, हम आपको ब्याज देंगे। तो ये जो एक्सेस डिपॉजिट पे, अब ये पीएनबी क्या करेगी, इस एक्सेस डिपॉजिट को इस आरबीआई के पास जमा करेगी। तो जो जो दर जिस रेट पे जमा करती है वो हमारी दर है 3.35। कितना है? 3.35। तो ये जो 3.35% है, इस दर पर पीएनबी जो है वो क्या करेगी बताओ, 3.35% पे ये आरबीआई को जमा करेगी। तो ये जो 3.35 जो प्रतिशत है, इसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसी रेट को क्या बोलते हैं? द रिवर्स रेपो रेट। अगर आप लोग शब्दों के जरिए डेफिनेशन को अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो क्या, द रेट एट विच, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, एक्सेप्ट देयर एक्सेस रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के जो एक्सेस रिजर्व है, जिस दर पर आरबीआई के पास जाके जमा करती है, उस दर को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? हम लोग उसको रिवर्स रेपो रेट बोला करते हैं। आपको मेरी बात समझ में आया कि नहीं है? मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो ये रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा, जिससे कि इन सभी बैंकों को, ये सभी बैंक बाजार में लोन ना देके ये आरबीआई के पास पैसा जमा करेंगे, क्योंकि इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। अगर डिफ्लेशन है, मंदी है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो ये इसको कम कर दिया जाएगा, मतलब रिवर्स रेपो रेट को बिल्कुल डिक्रीज कर दिया जाएगा। क्यों डिक्रीज कर दिया जाएगा? क्योंकि पीएनबी को पता लग जाएगा यार नहीं, आरबीआई को देने से कोई फायदा नहीं है, हम एक काम करते हैं, आरबीआई बोलेगी पीएनबी को आप मुझे बिल्कुल मत दो, है ना, रिवर्स रेपो रेट हमने डिक्रीज कर दिया है, आप हमारे पास जमा मत करो, आप बाजार में लोन दो। कब? डिफ्लेशन के टाइम पे। तो इन्फ्लेशन में रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा और डिफ्लेशन में कम कर दिया जाएगा। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आया हमारे पास, उसका नाम है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या होता है दोस्तों? इसको ओवरनाइट लोन बोलते हैं, फोर्टनाइट लोन। अगर किसी को अचानक इमरजेंसी बहुत भारी, जैसे हम लोग इमरजेंसी में जाते हैं ना, एक ओपीडी होता है हॉस्पिटल में, एक इमरजेंसी होता है, तो इसी तरीके से अगर किसी कमर्शियल बैंक को रातों रात, मतलब एक दिन के लिए 24 आवर्स के लिए अगर लोन की आवश्यकता है, तो वो बेसिकली एक फैसिलिटी, एक सुविधा है जो आरबीआई प्रदान करती है। आरबीआई एक प्रकार की एक फैसिलिटी, एक सुविधा जो हर एक कमर्शियल बैंक को प्रदान करती है, वो ये फैसिलिटी है कि आरबीआई कहती है सभी कमर्शियल बैंकों कि ठीक है भैया, अगर आपको 24 घंटे के लिए बहुत इमरजेंसी है, अधिक से अधिक लोन चाहिए, तो आप लोग लोन ले सकते हैं। तो ये जो सुविधा है उसी को बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सभी कमर्शियल बैंक को इमरजेंसी, तत्काल, एक फोर्टनाइट, एक, है ना, दिन 24 घंटे के लिए अगर लोन चाहिए होता है, तो जिस रेट पे जिस रेट पे जो आरबीआई है वो लोन प्रोवाइड करती है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, या इस सुविधा को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोला करते हैं। कोई डाउट है आप लोग मुझे जरूर बताएं। अच्छा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कितना है, कोई बता सकता है क्या? तो हमारे पास मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हमारे पास 6.75% है, मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि 6.75% है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो है अगर हम लोग बात करें किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? आरबीआई के द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए एक हमारे पास कमेटी है जिसका नाम है नरसिम्हम समिति, उसके द्वारा हमारे पास 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी। कुछ बेसिक सी बातें हैं, आप लोगों को देखना है। अब आगे मैं बात करता हूं दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही फेमस है ओपन मार्केट ऑपरेशन। आइए इसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है समझो। यहां पे जो आरबीआई, देखो यहां पे देखो गवर्नमेंट है, फिर यहां पे आरबीआई है, फिर यहां पे कमर्शियल बैंक है, मतलब पीएनबी मान लो, कोई भी बैंक मान लो, ठीक है, पीएनबी, इसको कमर्शियल बैंक बोला करते हैं, ठीक है, यहां पे पब्लिक है। अभी जनता अगर देखोगे ना, यहां पे मान के चलो बहुत अधिक इन्फ्लेशन है, लोगों के पास बहुत पैसा है लोगों के पास, ठीक, बहुत पैसा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, एक पेपर बना, गवर्नमेंट क्या करेगा, एक पेपर बना के आरबीआई को सेल करेगा। इस पेपर में लिखा रहेगा या 1000 रुपए जो मुझे देगा मैं उसको 1100 रुपए दूंगा, है ना। ये जो पेपर ये इसने आरबीआई को दिया, आरबीआई ने यही जो पेपर है इस कॉमर्शियल बैंक को दिया, ठीक है, इस यही पेपर को कॉमर्शियल बैंक को दे दिया। कॉमर्शियल बैंक ने जाके इस पब्लिक में बेच दिया कि जो 1000 रुपए देगा, कॉमर्शियल बैंक ने क्या कर दिया, इस पेपर को पब्लिक को बेच दिया, सेल कर दिया। अच्छा, इस पेपर को हमने बोल दिया सिक्योरिटी, प्रतिभूति, क्या नाम दे दिया हमने, सिक्योरिटी, जिसको हम लोग प्रतिभूति बोला करेंगे, पक्का।
मेरे प्यारे दोस्तों समझो, तो अभी गवर्नमेंट ने आरबीआई को सेल किया, आरबीआई ने पीएनबी को सेल किया, और पीएनबी ने क्या मतलब सब कमर्शियल बैंक को सेल किया, और कमर्शियल बैंक ने किसको सेल कर दिया? पब्लिक को सेल कर दिया। तो जनता में जो जो इस पेपर को खरीदेगा कि भैया लाओ चलो ठीक है 1000 रुपए भी मैं दूंगा, मतलब जनता कहेगी हाँ 1000 रुपए मैं दूंगा, मुझे रिटर्न में 1100 मिलेगा। जनता तो चाहती है ब्याज कमाना, जनता भी तो चाहती है ना पैसा कमाए। तो अब जो जनता के पास जो खूब सारा पैसा पड़ा था, जनता के पास जो खूब सारा पैसा पड़ा था जिसकी वजह से देश में इन्फ्लेशन आया, मनी मतलब मुद्रास्फीति आई, अब जनता के पास जो खूब सारा पैसा पड़ा था, अब वही वाली बात है क्या, अब जनता के पास पैसा नहीं होगा, एक ऐसा पेपर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक ऐसा क्या होगा, एक ऐसा ब्लैंक मतलब एक पेपर होगा, एक सिक्योरिटी पेपर होगा। इस पेपर पे क्या लिखा रहेगा दोस्तों कि अब सरकार मुझे कुछ टाइम बाद 1000 के बदले 1100 रुपए हमें देगी। सिंपल सी बात। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये अब जो जनता के पास जो पैसा है दोस्तों, जनता के पास जो पैसा है वो कहां चला जाएगा? वो मेरे प्यारे दोस्तों वो गवर्नमेंट के पास मतलब आरबीआई के पास या गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो अभी आरबीआई इन्फ्लेशन के टाइम पे अगर मुद्रास्फीति है देश में, तो आरबीआई इन्फ्लेशन के टाइम पे सिक्योरिटी को सेल करती है। आरबीआई ने सिक्योरिटी सेल किया पीएनबी को, पीएनबी ने सिक्योरिटी सेल किया किसको? पब्लिक को, और पब्लिक से सारा का सारा पैसा कहां आ गया? अल्टीमेटली आरबीआई के पास आ गया। समझ में आ गया दोस्तों? कोई डाउट है आप लोग मुझे जरूर बताएं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, मार्केट में डिफ्लेशन है। मार्केट में दोस्तों अगर डिफ्लेशन है, मंदी है, तो उसके इसमें क्या होगा? लोगों के पास पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोग डिमांड ही नहीं दिखा पा रहे हैं, इंडस्ट्री धीरे धीरे बंद हो रही है, समस्या देश की अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक आने वाली है। तो लोगों के पास क्या है? ये पेपर पड़ा हुआ है सबके पास। आरबीआई कहेगी ठीक है भैया, आरबीआई कहेगी दोस्तों कि ठीक है एक काम करो, आरबीआई कहेगी कि लाओ ये पेपर जो आपके पास पड़ा हुआ है ना, ये मतलब आरबीआई कहेगी कमर्शियल बैंक से कि जाके पब्लिक से पेपर खरीद लो। तो कमर्शियल बैंक पेपर खरीद लेगी, वो सिक्योरिटी जो था ना पब्लिक से खरीदेगी, और ये फिर इसके पास चला जाएगा। खरीदने के बाद तो जैसे ही पब्लिक से ये जो सिक्योरिटी जब परचेस करेगी डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होगा? जैसे सिक्योरिटी परचेस करेगी वैसे ही कमर्शियल बैंक क्या करेगी? इस पब्लिक को पैसा देगी। भाई 1000 रुपए था ना, ये जैसे ये पेपर दिखाएगी कमर्शियल बैंक, पब्लिक जो है जैसे ही कमर्शियल बैंक को दिखाएगी वो पेपर, तुरंत उसको 1100 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि वो टी बिल्स के जैसा होता है, ट्रेजरी के जरिए 1000 का उसको 900 रुपए, मतलब जैसे 1000 रुपए का बिल है ना, 100 रुपए का टोटल फायदा है, तो बेसिकली 100 रुपए का जब टोटल फायदा है तो 100 रुपए ऑटोमेटिकली पहले ही काट के 900 रुपए जो देगी और फिर फेस वैल्यू पे उसको रिडीम कर देगी। टेबल्स अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में, अभी हम लोग इतना डिटेल में उस टेबल्स को नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझिए आप अपने शॉर्टकट मतलब एक प्रकार से ना समझने के तौर पे, समझने के लिए आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से करिए। तो यहां पे डिफ्लेशन में क्या होगा कि जो पब्लिक है वो कमर्शियल बैंक को वो क्या करेगी? वो पेपर दिखाएगी, कमर्शियल बैंक पब्लिक को क्या करेगा? पैसा दे देगा, और दोस्तों पब्लिक के पास कहीं ना कहीं जो मुद्रा की उपलब्धता धीरे धीरे बढ़ जाएगी, और डिफ्लेशन जैसी जो समस्या है उसका क्या हो जाएगा? निदान हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन के समय में, मुद्रास्फीति के समय में आरबीआई प्रतिभूतियों का क्या करेगा? प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाएगा, सिक्योरिटी को सेल किया जाएगा। ठीक है, और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफ्लेशन, मंदी के समय में क्या किया जाएगा? प्रतिभूतियों का क्रय किया जाएगा, सिक्योरिटी का परचेज किया जाएगा। ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जिससे कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए। समझ में आया कि नहीं? ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए क्या होता है? नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमारे पास एमएसएस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये भी कुछ ओपन मार्केट ऑपरेशन के जैसा ही होता है, आइए हम लोग समझते हैं। दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है दोस्तों? शॉर्ट टर्म, मतलब अगर अल्प अवधि के लिए, कम समय के लिए किया जाता है। बट जो मार्केट स्टेबलाइजेशन जो स्कीम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉन्ग मतलब लंबे अवधि के लिए किया जाता है। ये कुछ ऐसे बेसिक से डिफरेंसेस हैं, कहानी सब कुछ वही है कि आरबीआई क्या करती है कि दोस्तों अगर बाजार में बहुत सारा मनी उपलब्ध है, बहुत सारा मुद्रा की मात्रा अगर उपलब्ध है, तो उस मुद्रा की मात्रा चूंकि बहुत सारा अगर उपलब्ध है तो उसको कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा? हमको अपने पास मतलब मुद्रा की उपलब्धता को कम करना पड़ेगा, मुद्रा की उपलब्धता को हमने क्या करना पड़ेगा? सामान्य रखना पड़ेगा। तो मनी सप्लाई को कहीं ना कहीं स्टेबल रखने के लिए हम लोग इस स्कीम को अपनाते हैं कि हम लोग सिक्योरिटी को हम लोग फिर सेल करेंगे। बाजार में जो लोग हैं उनके पास से पैसा हमारे पास आएगा और सिक्योरिटी पेपर उनके पास पहुंचेगा लंबे समय के लिए। तो वो ऐसी स्कीम को हम लोग मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बोलते हैं। यहां पे देखो बोला हुआ है बाजार स्थिरीकरण योजना, है ना, योजना इसको बोलते हैं। अर्थव्यवस्था में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर अतिरिक्त तरलता निकालने, मतलब अतिरिक्त तरलता जो भी उनके पास जो एक्सेस जो पैसा पड़ा हुआ है हम लोग आरबीआई के, है ना, हस्तक्षेप से संदर्भित करती है।
तो इसके तहत आरबीआई सिस्टम में अतिरिक्त तरलता की मात्रा में के आधार पर और पैसा आरबीआई है ना आधार पर सामान्य सामान्य बोल सकते हैं, अच्छा सामान्य आधार पर सरकारी बॉन्ड बेचता है, ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उसको सेल करते हैं, जो हमने भी ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी हमने पढ़ा, सेम चीजें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको हम लोग मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड बोला करते हैं, जिस बॉन्ड को हम लोग बेचते हैं। जो पेपर देखो, ये जो पेपर हम लोग बेच रहे थे ना, ये जो पेपर है, इस पेपर को जो हम पब्लिक को बेच रहे हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड बोलेंगे, एमएसबी बोलेंगे। किस केस में? हमारे पास इसी पेपर को, क्योंकि गवर्नमेंट का बॉन्ड हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है, पब्लिक में, जिससे कि पब्लिक से पैसा हमारे पास आ सके, ठीक है। सेम एज इट इज होता है, बस हमारे पास अवधि का अंतर होता है। टर्म रेपो का मतलब क्या होता है, आइए हम लोग उसको समझते हैं। अगला पॉइंट है टर्म रेपो। दोस्तों, अक्टूबर 2013 में आरबीआई ने रात भर से अधिक, देखो एक रात के लिए लोन क्या होता है? एमएसएफ फैसिलिटी होती है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है, एक रात के लिए लोन, है ना। बट मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये टर्म रेपो का मतलब क्या होता है, एक रात से अधिक और एक महीने से कम, क्या बोला? एक रात से अधिक और एक महीने से कम, अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को अगर लोन चाहिए तो दोस्तों उस केस में जो है एक टर्म रेपो नाम की एक सुविधा है जो आरबीआई प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है बताओ? एक कहीं ना कहीं दोस्तों एक टर्म रेपो नाम की सुविधा है जो आरबीआई प्रदान करती है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2013 में किया गया था दोस्तों। और यहां पे देखो लिखा भी हुआ है क्या, कि अगर देखा जाए कि हमारे पास जब एक रात से, मतलब रात भर से अधिक और कहीं ना कहीं रात भर से अधिक और कहीं ना कहीं जो लोन है लगभग 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन, अगर तब तक के लिए अगर लोन अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को चाहिए तो आरबीआई से वो प्राप्त कर सकती है। और इस सुविधा को हम लोग टर्म रेपो बोला करेंगे। क्या बोलेंगे? टर्म रेपो बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूं बात आप सबको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट आपको नहीं होगी। अब हमारे पास क्वांटिटेटिव जो एलिमेंट्स हैं वो हमने सब कुछ पढ़ लिया। क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स मतलब जो भी मात्रात्मक है ना, मात्रात्मक जो यंत्र है, हमने एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से देखा, समझा, सीखा। अब हमारे पास एक नेक्स्ट आता है पॉइंट, उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, गुणात्मक यंत्र। ये भी कुछ ऐसे, मतलब कहां उपयोग किया जाए, कहां उपयोग क्या किया जाए और इसकी दिशा क्या होगी उपयोग करने की, ये चीजें हम लोग यहां पे इस एलिमेंट में देखेंगे। पहला, मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट? समझिए, ये जो पंजाब नेशनल बैंक है, समझिएगा ध्यान से, पंजाब नेशनल बैंक है, ये आरबीआई है, ये देश की जनता है दोस्तों, देश की क्या है? जनता है। अब आप सभी को पता है कि इस जनता के पास मान के चलो बहुत सारा पैसा है, मतलब एक प्रकार से इस देश की अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन बहुत अधिक है, मुद्रास्फीति बहुत अधिक है, महंगाई बहुत अधिक है। पक्का ना? बहुत बढ़िया। अब आरबीआई ने क्या कहा इस पीएनबी को, बहुत ध्यान से एक एक करके मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आरबीआई ने पीएनबी को बोला है क्या? देखो, अब जनता में से कोई एक व्यक्ति है, मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो एस सुचित, मैं गया पीएनबी के पास, मैंने कहा मुझे 10 लाख रुपए लोन दे दो। पीएनबी ने बोला हम आपको 10 लाख रुपए लोन दे देते हैं, ठीक है, मगर उसके लिए पीएनबी ने बोला, सॉरी 10 लाख रुपए लोन दे दो। मैंने सुचित ने बोला पीएनबी से आप 10 लाख रुपए लोन दे दो। पीएनबी ने बोला दे देंगे लोन, बट सुचित को बोला कि भैया आपको 10 लाख रुपए के लिए आपको 12 लाख रुपए की संपत्ति गिरवी रखनी पड़ेगी। सुचित को 12 लाख की संपत्ति अगर ये गिरवी रखता है तब ये 10 लाख रुपए का लोन इसके पास, मतलब ये इसको देगा। तो यहां पे डिफरेंस कितने का आया मुझे बताओ, यहां पे डिफरेंस कितने का आया दोस्तों? ये जो डिफरेंस आया वो आया 2 लाख रुपए का। और इसी 2 लाख को हम लोग बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकताएं। क्या बोलते हैं? सीमांत आवश्यकताएं, मार्जिन रिक्वायरमेंट। कि जो हम एसेट मोर्टगेज, देखो 12 लाख की एसेट मोर्टगेज कर रहे हैं और जो मुझे लोन मिल रहा है 10 लाख रुपए, इसके बीच के जो अंतर होते हैं इसको हम लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब दोस्तों मार्केट में महंगाई है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। आरबीआई कहेगी इस सीमांत आवश्यकताओं को बढ़ा दो। जो 10 लाख के लिए जो 12 लाख रुपए आपने कर रखा है ना, 10 लाख रुपए के लिए 35 लाख रुपए का संपत्ति गिरवी रखो। तो अगर कोई लोन 10 लाख का लेना चाहता है तो 35 लाख की संपत्ति गिरवी रखनी पड़ेगी। तो कोई लोन लेगा क्या? कोई लोन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि भाई कोई लोन ही नहीं ले पाएगा, और बहुत कम से कम लोग लोन ले पाएंगे, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक जरूरतमंद वाले लोन ले पाएंगे। जो आज पहले हर कोई बैंक से लोन लेने के लिए पहुंच जाता था, अब वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था आरबीआई को, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो सीमांत आवश्यकताएं थे 10 लाख के लिए 35 लाख कर दी, लगभग 25 लाख की कर दी।
कहां सीमांत आवश्यकता सिर्फ 2 लाख की थी, अभी 25 लाख की कर दी। क्यों? क्योंकि भैया 10 लाख के लिए 35 लाख का देना पड़ेगा, तो गैप कितना आया? 25 लाख का आया, तो 25 लाख रुपए कर दिया। क्योंकि अब धीरे धीरे क्या होगा, तो लोग लोन नहीं लेंगे, मनी सप्लाई स्टेबल हो जाएगी, मुद्रा की उपलब्धता है ना सामान्य हो जाएगी। अब कहानी आती है, अगर डिफ्लेशन है मार्केट में, मंदी है, अब क्या होगा? अगर मार्केट में अगर डिफ्लेशन है, मंदी है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं लोगों के पास, तो अब आरबीआई को काम क्या है कि लोगों तक पैसा पहुंचाना। तो ठीक है भैया, लोन देते हैं, इंडस्ट्री जो बंद हो रही है धीरे धीरे, इंडस्ट्री को खूब सारा लोन दो, इंडस्ट्री वापस से स्टार्ट होंगी, इंडस्ट्री खूब से वापस से प्रोडक्शन करेंगे। तो कैसे जो आरबीआई है वो कैसे जनता तक जो है लोन पहुंचाएगी? वो कहेगी ठीक है, जो आपने 10 लाख के लिए जो 12 लाख रुपए जो ले रहे हो ना, इसको एक काम करो, 10 लाख के लिए कोई नहीं, 8 लाख रुपए ले लो, 9 लाख रुपए ले लो, अधिकतम 10 लाख रुपए ले लो। सीमांत आवश्यकताओं को कम कर दिया, मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया, ना के बराबर कर दिया। इससे क्या होगा, अधिक से अधिक जो जनता में जो लोग हैं वो अधिक से अधिक इस बैंक से लोन लेंगे, बाजार में जो है मुद्रा की उपलब्धता बढ़ेगी, धीरे धीरे लोगों की डिमांड मांग बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री है खूब सारा उत्पादन करना स्टार्ट कर देंगे। तो डिफ्लेशन में मार्जिन जो रिक्वायरमेंट है वो क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, घटा दिया जाएगा, और इन्फ्लेशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट सीमांत आवश्यकताओं को बढ़ा दिया जाएगा। ये कुछ बेसिक फैक्चुअल बातें हैं, आपको सीखना है। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, ये आजकल बहुत चल रहा है, बड़ा ट्रेंडिंग में है। आज हर कोई चाहे एसी लेना चाहता है, एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, है ना, समझ रहे, लैपटॉप, ये हर कोई लेना चाहता है। और जैसे ही किसी दुकान पे हम लोग पहुंचते हैं, क्या बोलते हैं, यार दोस्त नो कॉस्ट ईएमआई हो जाएगी क्या, है ना, बोलते हैं ना नो कॉस्ट ईएमआई। क्या है नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब? भैया हमको ये सामान भी मिल जाए और हम इसको इंस्टॉलमेंट में भी दे दें, है ना, हम इसको इंस्टॉलमेंट में भी दे दें और हमें 1 रुपए का ब्याज भी ना लगे। ठीक है, तो ये भी सुविधा बैंकों ने प्रदान कर रखी है कि ठीक है, अपनी हम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं इस सुविधा के जरिए। आरबीआई ने कहा है क्या कि भैया आप कोई भी वस्तु अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उस वस्तु को आप खरीद लीजिए, खरीदने पे आप उस वस्तु के प्रति आप ईएमआई बना के आप बैंकों से भुगतान, मतलब ईएमआई बना के आप बैंक को भुगतान कर दीजिएगा। मैं गया बाजार में, मैंने एक एसी खरीदी, और एसी खरीदने के बाद मैंने 12 महीने का मैंने एक ईएमआई बना दिया। समझ में कि नहीं? अब मैं 12 महीने के अंदर मैं उस एसी का जो भी अमाउंट होगा धीरे धीरे करके मैं बैंक को दे दूंगा। तो ये क्या हुआ बताओ? इसी सुविधा को हम लोग कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन बोला करते हैं। अब देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा महंगाई है, बहुत महंगाई है। पहले क्या था, दीपावली इन सब में क्या था, कोई डाउन पेमेंट नहीं है ना, 0 डाउन पेमेंट पे गाड़ी निकाले, ये करे वो करे। बट महंगाई जब बहुत ज्यादा हो गई, देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा लोगों के पास बहुत ज्यादा मुद्रा की उपलब्धता बहुत अधिक है। इस केस में क्या होगा, तो देखा देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की उपलब्धता बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा अधिक है। तो आरबीआई ने क्या कहा कि अभी जो डाउन पेमेंट जो बिल्कुल कम करके हम लोग ईएमआई जो है लोग जो कम से कम मतलब डाउन पेमेंट कम करके ईएमआई के जरिए जो लोग सामान ले जाते हैं, अब चूंकि इन्फ्लेशन है मार्केट में, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डाउन पेमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। आरबीआई डाउन पेमेंट को बढ़ा देगी। आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई खूब सारा डाउन पेमेंट के, भैया ठीक है आपको 1 लाख रुपए का सामान चाहिए, 80,000 का डाउन पेमेंट कर दो। तो कोई भी कंज्यूमर कहेगा भैया जब 80,000 का जब डाउन पेमेंट कर देंगे तो क्यों हम लोन लेंगे, हम नहीं लेंगे लोन। तो इससे कम से कम लोन बाजार में जाएगा। दूसरा, जो इंस्टॉलमेंट जैसे होता क्या है कि हम लोग चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आराम से 3 साल 4 साल 5 साल के लिए ईएमआई बना देंगे, आराम से चलेंगे। अब आरबीआई ने बोला बाजार में महंगाई बहुत ज्यादा है, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, इंस्टॉलमेंट की सीमा कम कर दो। कैसे कम कर दो, सिर्फ 6 महीने 7 महीने, अधिकतम से अधिकतम आरबीआई जो है 6, मतलब उन्होंने बोला कि भाई बैंक अधिकतम से अधिकतम 6 महीने 7 महीने में, या 6 महीने या अधिकतम से अधिकतम 12 महीने में बैंक जो है पैसा लेगी। तो लोगों को लगेगा नहीं यार इतने जल्दी हम पैसा इस वस्तु का नहीं दे पाएंगे, सामान्यतः आप समझिए। तो क्या होगा, लोग कम से कम लोन लेंगे। मतलब इन्फ्लेशन में आरबीआई का काम ही होता है कम से कम मनी सप्लाई जो है बाजार में उपलब्ध रहे, मतलब मुद्रा की जो उपलब्धता है वो सामान्य रहे, कम से कम रहे। ठीक, सॉरी सामान्य रहे, इसका कम से कम नहीं, सामान्य रहना चाहिए। और डिफ्लेशन में क्या है, डिफ्लेशन में लोगों के पास पैसा नहीं है, तो भाई डाउन पेमेंट को कम कर देना, है ना, जो सही ईएमआई की जो संख्या है ना, इस तरीके से उसको उसकी संख्या को बढ़ा देना। ईएमआई की संख्या मतलब क्या, जो हम 6 महीने में देते थे, चलो हम 15 महीने 20 महीने या आप 1 साल में, मतलब 5 साल में दे देना। इससे क्या होगा कि लोग खूब सारा जो है लोन लेंगे, खूब सारे जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं जो बाजार में खूब सारा क्या दिखाएंगे, डिमांड दिखाएंगे अपनी, क्योंकि डिफ्लेशन है।
समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं। आज दीपावली पे लोग खूब सारा डिमांड दिखाते हैं, बहुत सारी वस्तुओं को खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं दोस्तों? क्योंकि अपनी डिमांड दिखाते हैं, क्योंकि उस समय बहुत सारे बैंक हमको ऑफर देती है कि जीरो डाउन पेमेंट पे गाड़ी, स्कूटर, है ना, ये टीवी, फ्रिज, एसी आप जीरो डाउन पेमेंट पे कम किस्तों के साथ, है ना, कम ब्याज दर के साथ और लंबी अवधि में आप आसानी से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफ्लेशन के टाइम के समय में हमारे पास डाउन पेमेंट कम हो जाती है और साथ के साथ हमारे पास जो एक अवधि होती है उसको हम लोग बढ़ा देते हैं। बट इन्फ्लेशन के टाइम पे डाउन पेमेंट अधिक हो जाती है और अवधि को भी हम लोग कम कर देते हैं। चलिए आगे डिस्कस करें, मॉरल सॉल्यूशन क्या होता है। चलिए, मॉरल सॉल्यूशन, आरबीआई सभी कमर्शियल बैंक के ऊपर एक गाइडलाइंस तैयार करती है। कमर्शियल बैंक को ये सारी चीजें फॉलो करना है। आरबीआई प्रेशर बनाती है। यहां पे जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना, यहां पे जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इस सॉल्यूशन का मतलब होता है प्रेशर। क्या होता है? प्रेशर, दबाव। ठीक है दोस्तों, तो आरबीआई क्या करती है, सभी कमर्शियल बैंक पे प्रेशर बनाती है, दबाव बनाती है। क्या? कि भैया आपको जो भी आरबीआई ने जो गाइडलाइंस फॉलो किए हैं, मतलब गाइडलाइंस जो बनाए हुए हैं, आरबीआई ने जो भी गाइडलाइंस बनाए हैं, हर एक कमर्शियल बैंक को हर हालत में फॉलो करना पड़ेगा। और अगर फॉलो नहीं करता तो आरबीआई उस पर एक्शन लेगी, कार्यवाही करेगी। तो आरबीआई एक प्रकार का प्रेशर बनाती है सभी कमर्शियल बैंक पे कि भैया आपको कहीं ना कहीं जो भी चीजें आरबीआई के द्वारा जो भी बनाई जा रही हैं, जो भी गाइडलाइंस देश की अर्थव्यवस्था को एक व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए जो भी गाइडलाइंस बनाई है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसका दबाव आरबीआई की तरफ से, आरबीआई का दबाव हर एक कमर्शियल बैंक के ऊपर इस चीज का रहता है। समझ में आया कि नहीं? उसी को क्या बोलते हैं? मॉरल सॉल्यूशन बोला करते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट है? अच्छा, इस तरीके से हमारे पास अब कोई कमर्शियल बैंक होते हैं जो फॉलो नहीं करते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा, हालांकि तो कमर्शियल बैंक नहीं है, आपने नाम सुना होगा पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद कर दिया गया। कारण क्या था? पेटीएम पेमेंट बैंक को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि आरबीआई के नियमों का उल्लंघन कर रही थी। आरबीआई ने पेनल्टी भी दिया, उसको पेनल्टी भी दिया, बहुत सारा पेनल्टी भी इंपोज किया, ईमेल किया कि भैया आप गलत काम कर रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था के साथ। तो आरबीआई ने तमाम प्रकार के मतलब थ्रेट्स दिए, तमाम प्रकार की ईमेल्स दिए, तमाम प्रकार की चीजों को उसको समझाया पेटीएम पेमेंट बैंक को। बट पेटीएम पेमेंट बैंक ने इग्नोर कर दिया। फिर आरबीआई ने डायरेक्ट एक्शन ले लिया। और आपको पता होगा कि अब आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को लगभग 28 फरवरी के बाद से उसका मतलब सुचारू रूप से वो मतलब काम नहीं करेगा। तो ये कहानी है। तो अब आरबीआई यही कहती है हर एक दिन, मतलब आपने हर एक दिन कह रहा हूं, मतलब आए दिन आप लोग सुनते होंगे कि इस बैंक के ऊपर इतने लाख का पेनल्टी इंपोज किया। क्यों इंपोज करती है? क्योंकि जब आरबीआई कि जो कुछ गाइडलाइंस है अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे, मतलब कमर्शियल बैंक अगर फॉलो नहीं करता तो आरबीआई उस पर डायरेक्ट एक्शन लेती है। आरबीआई क्या करती है? उस पर डायरेक्ट एक्शन लेती है। दोस्तों समझ में आ गया कि डायरेक्ट एक्शन क्या होता है? कोई डाउट है आप लोग मुझे जरूर बताएं, जिससे कि कहीं ना कहीं एक वो प्रेशर रहे। बात को मेरी बात समझ में आनी चाहिए कि एक प्रकार का एक वो प्रेशर रहे, है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? एक प्रकार का एक वो प्रेशर रहे हर एक कमर्शियल बैंक के ऊपर कि नहीं, एक सिस्टमैटिक तरीके से कंट्री की इकोनॉमी को चलाना है, देश की अर्थव्यवस्था को अगर हमें एक सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से चलाना है, तो व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। जो आरबीआई ने जो कुछ नियम बनाए हैं उसका मुझे बहुत अच्छे तरीके से पालन हमें करना ही पड़ेगा। कोई डाउट है आप लोग मुझे जरूर बताएं। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन हो गया। अब इस तरीके से हमारे पास एक नेक्स्ट आता है हमारे पास, उसको हम लोग बोलते क्या है यहां पे? रेशनिंग ऑफ क्रेडिट या क्रेडिट सीलिंग। ठीक है, यहां पे सीलिंग का मतलब होता है कि मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर देना। जैसे आज हर एक बैंक जो है वो चाहती है अंबानी अडानी को लोन देना। क्यों? क्योंकि इनको लोन देंगे खूब सारा ब्याज मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, तो बैंक जो आरबीआई है, आरबीआई चाहती है कमर्शियल बैंक को, आरबीआई जो है गाइडलाइंस तैयार करती है और कमर्शियल बैंक को बोलती है कुछ ऐसे जो क्षेत्र हैं आप उनमें अधिक से अधिक लोन नहीं बांट सकते। एक सीमा निर्धारित कर दिया, इससे ऊपर आप लोन नहीं बांट सकते। हालांकि वो सीमा मतलब समय समय पर चेंज होती रहती है, आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे हमारे पास कुछ स्पेकुलेशन, जो कुछ हमारे पास स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है, कुछ गैम्बलिंग एक्टिविटी है, इन पे आपको लोन देना ही नहीं है। कुछ ऐसे मतलब कुछ विदेशी, कुछ ऐसे मतलब फॉरेन कंपनी अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करने, फॉरेन कंपनी अगर विदेश हमारे देश में अगर निवेश कर रही है तो आप कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम लोन दे सकते हैं। मतलब एक ना मैक्सिमम एक लिमिट डिसाइड करती है आरबीआई कि आप मैक्सिमम
इन सब क्षेत्रों में कितना कितना लोन आप दे सकते हैं, एक सीलिंग, एक प्रकार से बॉटल नेक बोल सकते हैं कि अधिकतम से अधिकतम एक सीमा निर्धारित कर देती है कि इन कुछ क्षेत्रों में आप इतना 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 ही लोन आप दे सकते हैं, इससे ऊपर नहीं लोन दे सकते। ये आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस होती हैं और इसी को क्या बोलते हैं, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट बोला करते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। देखो लिखा भी हुआ इसके तहत आरबीआई, है ना। आरबीआई क्या कहता है बताओ, जितने भी हमारे पास शेड्यूल कमर्शियल बैंक होता है, दिए जाने वाले ऋण की एक राशि पर एक क्या कर देती है, एक सीमा तय करता है ना। परिणाम स्वरूप, है ना, एक प्रकार से जो जनता को ऋण देने में कहीं ना कहीं सख्त हो गए हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इस तरीके से अगर मैं बात करूं आगे, एक आता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, एक आता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। दोस्तों प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, मैं यहाँ पे कुछ नाम दे रहा हूं अभी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को समझाने से पहले। हमारे पास कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, पहले मैं यहाँ पे नाम लिखना चाहूंगा। जैसे हमारे पास है एग्रीकल्चर, आप सभी को पता होना चाहिए एग्रीकल्चर, जिसको कृषि बोला करते हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, मैं इसको एमएसएमई लिख दे रहा हूं, ठीक है, आपने नाम सुना ही होगा। इस पर हमारे पास नेक्स्ट आता है एजुकेशन सेक्टर, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हमारे पास आता है नेक्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आता है कुछ छोटे मोटे कुछ अदर सेक्टर होते हैं, ये कुछ हमारे पास सेक्टर्स होते हैं। बड़े ध्यान से समझना, मैं कहानी क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ध्यान समझना। जितने भी कमर्शियल बैंक है, जितने भी कमर्शियल बैंक है, देखिए बैंक हमारे पास तीन प्रकार के बैंक हुए हमारे पास। अच्छा मैं यहां लिख दे रहा हूं कि तीन प्रकार के बैंक हुए, एच कुछ यहां पे छोड़िए, यहां पे लिखता चलो। बैंक हमारे पास जनरली तीन प्रकार के हैं, या तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक होगा, या तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक होगा, ठीक है, ठीक है ना, या तो प्राइवेट सेक्टर बैंक होगा, समझ में, या तो वो फॉरेन सेक्टर बैंक होगा, फॉरेन बैंक होगा। तो जो फॉरेन बैंक होती हैं वह 32%, मार्क कर लीजिएगा 32%। और जो प्रायोरिटी जो ये जो सॉरी जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर होती हैं, ये दोनों 40%, 40%। ये दोनों मिलके नहीं, प्राइवेट पब्लिक मिलके नहीं, प्राइवेट अलग 40, पब्लिक अलग 40, ठीक, इस तरीके से। आरबीआई कहती है, देखो आरबीआई कहती है आप अंबानी को, अडानी को और जितने जो बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, हर एक बैंक बड़े बड़े व्यापारी को लोन देना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है बड़े बड़े व्यापारी को लोन देंगे, खूब सारा वो लोन लेंगे, खूब सारा वो बैंकों को ब्याज देंगे, और एक श्योरिटी होती है, ठीक है बड़े व्यापारी हैं, बैंकों को मतलब अधिक से अधिक ब्याज मिलेगा और कहीं ना कहीं बैंकों को खूब प्रॉफिट होगा, हर कोई बैंक चाहता है। मगर दोस्तों कोई एक क्या किसान को लोन देना चाहता है? छोटे व लघु उद्योगों को कोई लोन देना चाहता है क्या? क्या कोई शिक्षा के लिए कोई, मतलब बैंकों को पता है कल को हमने एक एजुकेशन लोन दिया, कल को एक नहीं काम कर पाया, नहीं इसकी नौकरी लग पाई, तो कहीं ना कहीं समस्या होगी, है ना। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल कॉलेज बनवाने के लिए लोन, कुछ है ना, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, कुछ ऐसे छोटे मोटे कुछ कामों के लिए, ये कुछ ऐसे बेसिक, बहुत बेसिक एम्यूनिटीज हैं, बहुत मतलब बोल सकते हैं ना, ऐसी चीजें जो देश की अर्थव्यवस्था का एक रीढ़ की हड्डी है। आप चाहे कुछ भी बन जाएं, आप बिना खाना खाए नहीं सो सकते, आपको रोटी पानी अन्न चाहिए ही चाहिए। आप अब एग्रीकल्चर सेक्टर में चले जाइए, किसानों को अगर आप लोन नहीं देंगे तो वो मशीन कहां से लाएंगे, सीड्स मतलब जिसको बीज बोलते हैं वो कहां से लाएंगे, नई जमीन कहां से खरीदेंगे। अगर आपने किसानों को लोन दे दिया तो किसानों को लोन देते, अगर बैंक जो है अगर किसानों को लोन देगी तो देखिए फायदा क्या होगा। बैंक अगर किसानों को लोन देती है तो किसानों को लोन देने से क्या होगा, वो नई जमीन खरीदेगा, नई जमीन खरीदेगा, नए ट्रैक्टर्स खरीदेगा, नए ट्यूबवेल्स लगवाएगा, है ना। इस तरीके से क्या होगा, अच्छे क्वालिटी सीड्स खरीदेगा और खूब सारा प्रोडक्शन करेगा। इससे क्या होगा, देश में अनाज की उपलब्धता अधिक से अधिक होगी और जो सभी को जो है अनाज की उपलब्धता कहीं ना कहीं मिल पाएगी, कम और उचित दर पे आज अनाज की उपलब्धता हो पाएगी। जो एक महंगाई जो अनाज में जो इतनी ज्यादा जो देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। बट जो बैंक है वो इन सेक्टर में लोन नहीं देना चाहता, जितने भी बैंक है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कल को किसान को लोन दिया, भारी वर्षा के कारण नष्ट हो गया तो क्या होगा, तो भी क्या होगा, ये भी तो बहुत बड़ा विषय है भाई। अगर मान के छोटे मोटे लघु उद्योगों को हमने लोन दिया, भाई अचानक कोई बड़ी कंपनी आई, है ना, उनकी वजह से इनको लॉस हो गया, इन्होंने ये बंद करके चले गए, तो कहां से लोन की, तो बैंक चाहती है कि बैंक को पता है कि इन सेक्टर में अगर लोन दूंगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि हो सकता है लोन की वापसी हमें रिकवरी ना मिल पाए, लोन की जो रिकवरी है वो ना मिल पाए।
तो आरबीआई कहती है नहीं, आरबीआई कहती है नहीं जी, बैंकों की मर्जी नहीं चलेगी, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये कुछ वो पार्ट हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के बहुत ज्यादा इनका योगदान है। तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों पे, इन क्षेत्रों का भी हमें विकास बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आरबीआई कहती है, देखो ध्यान समझो, आरबीआई कहती है कि अगर आप 100 रुपए, देखो आरबीआई कहती है अगर आप मान के चलो आपके पास 100 रुपए है, कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपए है, अगर 100 रुपए अगर लोन देना चाहती है देश की अर्थव्यवस्था में, आरबीआई कहती है अगर कमर्शियल बैंक, जितने भी बैंक हैं, अगर वो 100 रुपए लोन देना चाहती है बाजार में, तो 100 रुपए का मेरे प्यारे दोस्तों 40%, कितना परसेंट था, 40% जो है आपको इन क्षेत्रों में, इन सेक्टर में बांटना पड़ेगा। बाकी बचे जो 60% है, आप अंबानी को, अडानी को, आप टाटा ग्रुप को, किसी बड़े व्यापारी को आप 60% लोन दीजिए, मगर ये जो 40% है मिनिमम है, कम मतलब मिनिमम है, न्यूनतम है, ये कुछ प्रायोरिटी सेक्टर है। प्रायोरिटी मतलब क्या, ये सबसे प्राथमिक क्षेत्र हैं, इनमें आपको लोन देना पड़ेगा। कितना, 40%। और 40% में सिर्फ बैंक बहुत चालाक है, बैंक कहती है नहीं अच्छा 40%, तो बैंक चाहते कि भाई ये लो, ये बिजनेस, यहां पे बिजनेस है, इनको लोन दे देते हैं, ये एनर्जी वाले इनको लोन दे देते हैं। बैंक कहती नहीं, अब आरबीआई कहती नहीं, 40% में से 18% सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देना है। लो 18% एग्रीकल्चर सेक्टर को देना है। फिर बैंक बहुत ज्यादा चालाक है, बैंक कहती है अच्छा 18% लोन देना है, चलो इसमें जो बड़े बड़े किसान है ना, जो जमींदार हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उनको लोन देते हैं। फिर आरबीआई कहती है नहीं भाई, इस 18% में से जो 13% है ना, वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को देना है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को लोन देना है। हालांकि वैल्यू चेंज होती रहती है, ध्यान रखिएगा। अब तो ये आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो आरबीआई ने कुछ प्रायोरिटी सेक्टर निर्धारित किए, कुछ ऐसे प्राथमिक क्षेत्र निर्धारित किए कि अगर आरबीआई किसी भी कॉमर्शियल बैंक को अगर 100 रुपए लोन देना है, तो 100 रुपए अगर वो लोन देना चाहती है देश की अर्थव्यवस्था में, तो उसको लगभग 40% जो है इनमें लोन बांटना ही पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों कितना, मुझे बताओ जल्दी से फास्ट, 40% जो लोन है वो इन क्षेत्रों में, वो उसको बांटना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो बात है नहीं। कोई डाउट है, उम्मीद करता हूं बात आप सबको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास कहानी, ऐसे भी इनके ऐसे इस तरीके से एजुकेशन में 5% है, जैसे इसमें 18% है, इस तरीके से इसमें एमएसएमई में 7.5% है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कुछ ऐसे परसेंटेज डिसाइड कर रखे हैं। तो अभी हमें जो समझना है वो यही समझना है क्या, कि आरबीआई ने कुछ ऐसे सेक्टर डिसाइड कर रखे हैं। लगभग हमारे पास कितने सेक्टर हो गए, हमारे पास लगभग हमारे पास 7 सेक्टर्स हैं। अभी यहाँ पे हमने कितना लिखा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास टोटल हमारे पास 7 सेक्टर्स, टोटल हमारे पास 6 सेक्टर्स हैं। और इन 6 सेक्टर्स को हमें कहीं ना कहीं क्या करना है बताओ, हमें लोन देना है, हमें कहीं ना कहीं ऋण, मतलब एक प्रकार से फाइनेंस की सुविधा हमें उपलब्ध करानी है। कोई डाउट है आप लोग मुझे जरूर बताएं। अच्छा, ये हमारे पास टोटल 7 सेक्टर है, एक सेक्टर यहाँ पे मिसिंग है, वो है हाउसिंग सेक्टर, बाई मिस्टेक है ना, नहीं लिखा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, हाउसिंग सेक्टर, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आई एम सो सॉरी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास टोटल 7 सेक्टर हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रायोरिटी सेक्टर में कितने सेक्टर होते हैं, आंसर 7 सेक्टर होते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए, हमारे पास 40% का जो लोन है, 40% का जो लोन है वो आरबीआई इन सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। कितने में, इन सेक्टर में 40% का लोन डिस्ट्रीब्यूट करेगी। बाकी जो बचे जो सेक्टर्स हैं उनमें 60% वो लोन डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। समझ में आया कि नहीं है? आज की क्लास में हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स पढ़े दोस्तों, और टूल्स किस तरीके से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती हैं, ये सारी चीजें अभी हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया, पढ़ा, समझा, सीखा। कोई डाउट है आप लोग मुझे जरूर बताएं। आपको एक छोटा सा अगर मैं एक ट्रिक दूं अपने दिमाग में रखने के लिए, तो आप लोग इसको इस तरीके से, हालांकि हमने सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की, पढ़ी भी कि सर इन्फ्लेशन के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, बैंक रेट हो, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, है ना, कुछ भी हो, हम लोग इन सब ही रेट को इंक्रीज करेंगे। और डिफ्लेशन के टाइम पे देखो, इन्फ्लेशन में इन आ रहा है ना, इन्फ्लेशन में इन मतलब इंक्रीज, है ना। इस तरीके से ट्रिकी अप्रोच से आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। हालांकि क्यों इंक्रीज करेंगे, अभी हमने एक एक पॉइंट को समझा है ना, याद नहीं किया हमने, एक एक पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट समझा है, बट आपको एक, है ना, ट्रिकी अप्रोच से, मतलब आप बहुत तेजी से कर पाए, इसलिए डिफ्लेशन में डी मतलब डिक्रीज, इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से अपना दिमाग लगा सकते हैं क्या, कि चाहे बैंक रेट हो, चाहे रेपो रेट हो, चाहे सीआरआर हो, चाहे एसएलआर हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, डिफ्लेशन में इन सभी रेट को हम लोग डिक्रीज करेंगे। क्यों करेंगे, सभी का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमने देखा है। बस एक ट्रिकी अप्रोच के जरिए अपने आपकी माइंड मैपिंग हमेशा बनी रहे,
वो मजबूती हमने आपको यहाँ पे प्रदान कर दी। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद सभी को।